एक्शन लेने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले कोविड का जो इन्फेक्शन था गांव में, इसका प्रभाव उतना जोर नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार इसका जो प्रकोप है ये भयावह रूप ले चुका है। और मैं समझता हूँ कि शहर के अस्पतालों में और शहर के नर्सिंग होम में जितने सारे मरीज आप देखेंगे कोविड पॉजिटिव का, अधिकांश गांव से ही लोग आ रहे हैं। इसलिए हमको दो फेज में काम करना पड़ेगा। एक तो जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं उनके लिए आपने जो इलाज का पर्याप्त व्यवस्था किया है, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, जो भी व्यवस्था आपने किया है, एक फेज यह है। और जो लोग कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं ऐसे लोगों को हम लोग कैसे रोक पाए, इसके लिए भी हम लोगों को व्यवस्था करने की बहुत जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जामताड़ा जिला से मैं आता हूँ और जामताड़ा जिला में मूलतः दो विधानसभा है। तो जामताड़ा में कोविड क्वारंटाइन सेंटर भी है, एक अस्पताल भी है, जहां पूरे जिला से पेशेंट कलेक्ट होकर के वहां पर आते हैं और उनका वहां ट्रीटमेंट चल रहा है। ये पर्याप्त नहीं है पूरे जिले के मायने में। और मेरे विधानसभा में 3 ब्लॉक है और 3 ब्लॉक में सीएचसी है। और सीएचसी का जो स्थिति है इसमें कोविड मरीजों को इलाज देने में वो लोग पर्याप्त स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि निश्चित रूप से वैसे जगह को चिन्हित करके जहां पर सीएचसी है, जहां पर कोविड बेड का अरेंज हो सकता है, वहां वैसे इंस्ट्रूमेंट और वैसे व्यवस्था प्रोवाइड करके वहां के लोगों को भी हम लोग कोविड पॉजिटिव मरीजों को भी बचा सकते हैं। और एक चीज है, हमारे जिला के अंदर में कल्याण विभाग का भी अस्पताल है, एक पूंज बना जगह है और काफी अच्छा अस्पताल है। यहाँ भी हम जिला के विकल्प में भी वहां भी एक कोविड अस्पताल के रूप में स्थापित कर सकते हैं। वहां बेड भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, हमको लगता है वहां पर ऑक्सीजन के लिए सारा व्यवस्था भी है, ऑक्सीजन बेड वहां पर आसानी से हो सकता है। ऐसे जगह को चिन्हित करके उस सब जगह में भी इसके इलाज का व्यवस्था करना चाहिए। और जो थर्ड फेज का कोविड का जो प्रकोप का अभी फोरकास्ट हो रहा है पूरा देश और दुनिया के अंदर में, इसके लिए भी हम लोगों को काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और अंत में मैं एक, मेरे मन में एक व्यक्तिगत सुझाव यह है कि आज जो लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, भले ही उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और ऐसे प्रैक्टिशनर जो काफी लंबे समय से गांव में देहात में रोगियों को देखते हैं, जिसको प्रेशर नापने की अभिज्ञता है, सलाइन चढ़ाने की अभिज्ञता है, जिनको और सारे चीज का इन्फ्लुएंजा ट्रीटमेंट करने की अभिज्ञता है, टाइफाइड ट्रीटमेंट करने की अभिज्ञता है, मलेरिया ट्रीटमेंट करने की अभिज्ञता है, ऐसे लोगों को भी कोविड के बारे में ट्रेनिंग देना चाहिए। और ट्रेनिंग दे करके अगर वैसे परिवार उनके नजर में जो पड़ेगा, वैसे परिवार जहाँ कोविड पॉजिटिव का पेशेंट का संभावना है, उनको तुरंत डिटेक्ट करके जिला अस्पताल में, प्रखंड अस्पताल से होते हुए जिला अस्पताल तक लाने में सहयोग लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री बादल जी को कि वे अपने विचार रखें। माननीय मंत्री श्री बादल जी। जोहार सर। हेलो जोहार। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आ रहा है बादल जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। सर संथाल में सभी जगह सर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर, और आपके द्वारा और आपके सर चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है सर, उसको अक्षरशः पालन किया जा रहा है सर। ग्रामीण इलाकों की जो बात कही जा रही है सर, तो उसमें कम्युनिटी लीडर को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है, जो टास्क फोर्स आप बना रहे हैं सर। और हम देख रहे हैं कि सारे जिला के जिलाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी दिन रात सेवा दे रहे हैं। दुमका की बात जो अभी आई थी सर, यहाँ 16 वेंटिलेटर है सर, और अभी एक भी पेशेंट की हालत क्रिटिकल नहीं है। अभी मैं दुमका में ही हूँ, अभी मीटिंग भी हुई थी और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। सीमाओं को सील कर दिया गया है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इसके प्रखंड स्तर पर भी व्यवस्था कर दी गई है। प्रखंड के सभी सीएससी में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है सर, कहीं भी एंट्री नहीं है सर। थोड़ा दिक्कत आ रहा है जो जिला प्रशासन में
जो सप्लायर को टेंडर के माध्यम से सामान लेते हैं, सप्लायर हाथ खड़ा कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि अभी जो मार्केट में क्राइसिस हुआ है, डिमांड हाई हुआ है, तो जो नोटेड रेट है हम उसमें देने पर असमर्थ है, जिससे जिला प्रशासन को जो आपने फंड दिए हैं उससे वो सामान मंगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस पर मॉनिटर करने का जरूरत है। ऑक्सीजन रेगुलेटर की जो बात की जा रही है उसकी कमी है सर, उसको पूरा किया जा सकता है। और प्राइमरीली जो वैक्सीनेशन को ड्राइव करना सर, उसमें शुरू में 5 जिले को लिया गया है एमडी ने। तो एमडी साहब से हम कहना चाहेंगे कि सभी जिलों में इसको एक रीजनेबल वे से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि सब लोग आस कर रहे हैं कि हम लोग कब शुरू करें। और शिक्षण संस्थानों को भी प्राथमिकता दिया जाए सर, कॉलेजेस को और जो कोचिंग सेंटर है उसको पहले 100% वैक्सीनेटेड करा दिया जाए। एजुकेटेड पीपल जब आगे आएंगे वो समाज के सभी व्यक्ति को जगाएंगे। वो गांव से आते हैं, पढ़ने आते हैं। इसका 2 फायदा होगा कि यदि हम उनको 100% वैक्सीनेशन दे सकेंगे तो शैक्षणिक सत्र भी हम चालू करा सकते हैं सर। जब हम इंश्योर हो जाएंगे कि यहाँ पर इन लोगों की लाइफ श्योर है, तो हम ये उनका जो एकेडमिक सेशन बर्बाद हो जा रहा है इसके बीच अवसर भी हम खोज सकते हैं। और सर इस आपदा को अवसर बनाने का जो आपका गाइडलाइन है कि इसमें अवसर भी खोजें, तो हमने सभी जगह संथाल में 25 तारीख को 20 देने की भी तैयारी कर ली है सर। और आपका जो गाइडलाइन है कि प्रत्येक गांव में मनरेगा से 5 योजना को चुनना है आपका और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब का, उसके लिए भी जिलाधिकारी ने बैठक की है। उसका चयन किया जा रहा है, लोगों को काम में एंगेज भी किया जा रहा है। और सभी तरह जो नेगेटिव बातें आई थी सर पिछले सप्ताह, सब चीज को कंट्रोल कर लिया गया है। सिचुएशन सब जगह अच्छा सर, प्रॉपरली खुद गया हूँ। आज मैंने दुमका में देखा सर, काफी अच्छी तैयारियां हैं। कल हम देवघर में गए थे, वहां भी जिलाधिकारी ने बहुत अच्छी तैयारी की है। RT-PCR लैब जो है सर, जो 8 जिलों में आप तैयार करा रहे हैं, वहां पर इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर को शीघ्र भेज दिया जाए, जैसे देवघर की बात है। और उनको जो परमिशन देना पड़ता है उसमें भी एमडी साहब सुन रहे होंगे, चीफ साहब सुन रहे होंगे, सीएम सर, कि उसको परमिशन आप शीघ्र दे दें, ताकि जो है अभी बातें आ रही थी कि रिपोर्ट मिलने में देरी हो जा रही है, तो वो चीज समय पर दिया जा सकता है, संक्रमण को रोका जा सकता है। एम्स में खुद गया था देवघर में, 16 डॉक्टर की टीम और टेलीमेडिसिन सेवा जो है, परामर्श सेवा देने के लिए तैयार है। उसको डिजिटल बनाने की भी जरूरत है सर, तो प्राइमरीली उसको रोकने में वो सहायक होंगे। 18 to 45 में काफी ज्यादा जागरूकता है वर्ग के लोगों में वैक्सीनेशन लेने के लिए। सर आपको हैंड्स की जरूरत पड़ेगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि DMFT के जो फंड हैं, या फिर जहाँ DMFT नहीं है वहाँ कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड होंगे, उनसे वो लोकल जो नर्सेस हैं इन सबको इंगेज करें, उनको ट्रेनिंग देके इस ड्राइव को तय समय सीमा में पूरा करें। सेकेंड डोज का जो गैप ज्यादा लंबा है सर, उसको पूरा करने के लिए हमें स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। और जिस चुनौतियों भरे समय में जिलाधिकारी लोग, दुमका अभी DC, देवघर DC और संथाल के सभी DC, पलामू के भी, गढ़वा से मैं संपर्क में हूँ और जगह संपर्क करूंगा, उन लोगों के द्वारा जितना संभव प्रयास है किया जा रहा है। और पैनिक सिचुएशन कहीं भी नहीं है सर। आप देख सकते हैं कि हमने कंट्रोल किया है। देवघर में कल से 10 वेंटिलेटर और चालू हो जाएंगे। एम्स से 6 नर्सिंग ऑफिसर्स दिए गए हैं सर, जिसको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और यहाँ जो उनका की बात है, अभी डॉक्टर्स कर रहे हैं। हाँ, यदि स्टेट से टेक्निकल स्टाफ मिल जाए ऐसे समय में तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। जो हैंड है इन्हीं से काम करना। और एक बात और कहना चाहूंगा सर, कि ज्यादा सेंटर खोलने से बढ़िया है कि जो सेंटर है उसी में सुविधा जो है 100% सुनिश्चित कर दिया जाए। ज्यादा खोलने से फिर लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा सर, कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे और फिर नेगेटिव खबरें आनी शुरू होंगी। तो जो सिचुएशन है, जैसे दुमका में अभी 145 ऑक्सीजन बेड है सर, और उसमें 16 वेंटिलेटर हैं और सब जगह जो ऑक्सीजन है सब में सप्लाई है सर। सब लोगों से मैं पर्सनली मिला भी, बात भी किया। सब लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है कि हमें मिल रहा है समय पर। जो किट देना है, जो आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, उसको भी जिला स्तर से आज ही बैठक की थी जिलाधिकारी जी ने,
आदेश दिया कि 100% सुनिश्चित कर लिया जाए। सब चीजों का है सर, अवसर तो जो तलाशने की बात है उस पर भी, जीविका को भी चलाना है, जीवन भी बचाना है, और दोनों आपके गाइडलाइन इसमें पूरी तरह से कारगर है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मेरा अनुरोध होगा माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन से कि वे अपने विचार रखें। माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन जी। अनम्यूट कीजिए अपना सिस्टम मंत्री जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका सिस्टम थोड़ा अनम्यूट कीजिए उसको, वहां ऑफ है आपका। नहीं, अनम्यूट कीजिए मंत्री जी। आपका स्पीकर बंद है, वहां माइक बंद है। माइक उसको ऑन कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग तब तक आगे बढ़ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक महेशपुर श्री स्टीफन मरांडी जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक श्री स्टीफन मरांडी जी। जी धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आवाज जा रही है ना? हाँ सर, प्रणाम। आ रही है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जो आज पलामू और संथालपना के विधायकगण जो जुड़े हैं, इसमें तमाम पदाधिकारीगण, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि ये आपकी एक अच्छी पहल है कि जितने भी हमारे विधायकगण अपने प्रदेश के हैं, सभी से अपने राय लेने का ये आयोजन किया है ऐप के माध्यम से, इस जूम प्रोग्राम के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी पीछे की तरह जाना चाहता हूँ। जो फर्स्ट फेज में यहाँ कोविड-19 हुआ, हमें बहुत बड़ी आशंका थी कि जितने भी प्रवासी मजदूर आएंगे, उनके आने के बाद हमारे पाकुड़ जिला में चूंकि काफी संख्या होती है उनकी, तो हमको लग रहा था कि बहुत ज्यादा संख्या में ये बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक कारण हम लोगों ने ढूंढ के निकाला कि वहाँ की हो सकता है कि लोगों की इम्यूनिटी पावर हो, जिसके वजह से बहुत लोगों को हुआ भी कोविड पॉजिटिव, लेकिन वो अपने अच्छे भी हो गए। इस तरह की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं वैक्सीनेशन पर आऊंगा तो उसकी मैं चर्चा मैं थोड़ी सी करूंगा। आज यहाँ सारी चीजों की व्यवस्था करीब करीब पर्याप्त है, ये मैं कहना चाहता हूँ पाकुड़ जिले में। लेकिन बहुत सारी जगह में जो हम लोग को सूचनाएं मिलती है, जहां पर जाम हो जाता है, ये लोगों का जो रिपोर्ट आने में जो विलम्ब होता है और काफी संख्या में रिपोर्ट आनी होती है,
तो उस दरमियान में अगर किसी को कोविड-19 का जो लक्षण साधारणतया हम लोग जो देखते हैं उसमें कि खांसी, सर्दी, इस तरह की जो होती है, तो उस टाइम में वो लोगों को काफी समय लग जाता है रिपोर्ट आने में। रिपोर्ट आते आते उनका जब उपचार नहीं होता है तो वो उनका जो परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए हमने सीएम आवास को भी एक इस सूचना से अवगत कराया था कि जब तक ये रिपोर्ट नहीं आता है तब तक वहां किट का वितरण किया जाए, किट का वितरण किया जाए और उससे उसको संभाला जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे केसेज इस तरह से हुए हैं कि 1 सप्ताह 10 रोज रिपोर्ट आने में लग गया उनको और वो मरीज की मौत हो गई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के यहाँ है कि आम लोग दुमका से लेकर के पाकुड़ तक जो बॉर्डर एरियाज हैं, वो बॉर्डर एरिया के लोग साधारण इलाज के लिए भी बंगाल चले जाते हैं। और ठीक उसी तरह से इस कोविड-19 के इलाज, पॉजिटिव के इलाज के लिए भी लोग बंगाल बहुत ज्यादा संख्या में जा रहे हैं, बर्दवान, कलकत्ता। और उसमें होता क्या है कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग के मरीज के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा पाता जिससे मरीज की मौत हो जाती है। उसमें जैसे रेमडेसिविर एक जो दवाई है उसमें काफी विवादास्पद दुमका में हो चुका है। जो डॉक्टर कंसर्न जब तक रिकमेंड नहीं करेगा, इसके बाद भी सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जब तक इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक ये चीज नहीं होती है। और ये आम दुकानों में तो ये मिलती नहीं है, बगैर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुमति के बिना ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और यहाँ पर रेमडेसिविर दवाई की कमी तो है नहीं, जो हमने सूचनाएं ली है यहाँ पर कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो कंसर्न है उनके रिकमेंडेशन पर ही सारा चीज हो सकेगा। दुमका में ऐसा चीज हम लोगों ने देखा है और 1-2 केस हमने देखा कि रेमडेसिविर उन लोगों को नहीं दिया गया, जब डॉक्टर के कहते भी पता नहीं इसका क्या कारण है। इसको हम लोग को देखना चाहिए। और एक चीज जो फिर मैं रिपीट करता हूँ, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए किसी कोविड-19 का पॉजिटिव का, तब तक उनकी इलाज होना चाहिए। ये लोगों को बता देना होगा कि भाई आप कहाँ जाएंगे। लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से भी लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि हमको ये लक्षण है, ये लक्षण हमको पॉजिटिव का लग रहा है, हम जाए तो कहाँ जाए। केवल सिर्फ बताया जाता है कि यहाँ पर बेड नहीं है तो वो लौट जाते हैं। इसलिए एक डेस्क, हेल्प डेस्क बहुत जरूरी है कि लोगों को बताया जाए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। जबकि पर्याप्त सरकार ने पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में ये सारी चीजें का व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड वगैरह का सारा चीज कर चुका है, अभी उसकी कोई कमी नहीं है। पाकुड़ में हमारे बॉर्डर एरिया है, जो बॉर्डर एरिया से लोग काफी बाहर से आते हैं, उसमें केवल सील करने से आम सड़क जो आना जाने का है उतने से नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी हिदायत दिया जाना चाहिए कि जो ऐसी सड़कें जहां से लोग जान रहे हैं कि आम सड़क से लोगों की जांच हो रही है तो दूसरे सड़क से आने लगते हैं और बॉर्डर एरिया से प्रवेश करते हैं, इसलिए उसको भी रोका जाना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली उसका जांच बगैर क्वारंटाइन का उसको घर नहीं आने देना चाहिए। एक चीज वैक्सीनेशन के बारे में हम कहना चाहते हैं, वैक्सीनेशन का बहुत दुष्प्रचार हो रहा है, हमारे इलाके में बहुत दुष्प्रचार हो रहा है। उसमें होता क्या है कि 2-4 केस इस तरह से हुआ कि आज वैक्सीन दिया गया और कल उनकी मौत हो गई, लेकिन वहां पर मौत कोरोना से ज्यादा हमको जो लग रहा है वहां पर है कि टाइफाइड, जॉन्डिस, इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि लोग छिपाते हैं, लोग उसको कभी भी जांच कराने नहीं जाते। तुरंत अगर जांच कराया जाए और तुरंत इलाज शुरू किया जाए तो हम नहीं समझते हैं किसी की मौत हो सकती है। आज के दिन में जो जिस तरह का यहाँ पर हम लोगों ने इंतजाम बना रखा है, और टीकाकरण के लिए मेरा एक सुझाव होगा
जो हमने अखबार में भी देखा है कि जिसको पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव में अगर टीकाकरण हुआ तो उनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा सुझाव होगा कि कोविड ये जो वैक्सीनेशन देने के पहले कोविड जांच की आवश्यकता है कि जांच हो, इसके बाद ही हम लोग, क्योंकि ये प्रचार बहुत हो चुका है, उसके बाद ही वहां पर जांच हो, इसलिए जांच के बाद ही टीकाकरण का हो। क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सारे हेल्थ कर्मचारी जो आज टीकाकरण के लिए गांव में गए हैं उनको बंधक बना लिया गया है, क्योंकि दुष्प्रचार बहुत हो गया है वहां पर। इसलिए इस दुष्प्रचार से लोगों को कन्विंस करने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है कि भाई ये वैक्सीन बहुत अच्छा है और ये आपके फायदे के लिए है। किसी को अगर कहता है कि इससे मौत होती है, ये गलत है, ये दूसरा कारण मौत का हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर वैक्सीन के बाद तुरंत मौत हो गई तो हम ये ना समझे कि वैक्सीन की वजह से ये मौत हुई है। इसलिए यहाँ हेल्थ की कमी जो हम लोग देख रहे हैं आज, हेल्थ की कमी में मैं जो सुना जो देखा, मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया है कि नर्सेस और कंपाउंडर जो अंडर ट्रेनिंग है उन लोगों को कुछ ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को काम में लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे ऐसे NRHM के बिल्डिंग है जो बहुत थोड़े बहुत पैसे में वो काम वहां पर आ सकता है, जो बहुत बड़े एकोमोडेशन हो सकता है, बहुत बड़ी जगह हो सकती है, लेकिन उनके थोड़े बहुत पैसे खर्च करने के अभाव में हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सुझाव होगा ऐसे NRHM के बड़ी बिल्डिंग्स को कुछ पैसे दे करके खर्च करके हम तीसरे जो लहर के लिए भी तैयारी करें कि हम मैक्सिमम बेड की व्यवस्था करें और उस बेड की व्यवस्था के लिए थोड़ी बहुत खर्च होगा उसको किसी तरह से किया जाए। जिसे हमने पकुड़िया में बहुत प्रयास किया, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी की वजह से वो काम में नहीं लाया जा सक रहा है, जिसकी वजह से हमको यूं ही सब सेंटर वगैरह जो अच्छी स्थिति में है उनको हम कोविड सेंटर के रूप में हम यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जब हमारे यहाँ मकान इस तरह का पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से हमको होना चाहिए। इसलिए हमारा कहना है कि हम ऐसे मरीज के लिए विशेष सुविधा प्रदान करें कि लोगों को आना नहीं पड़े। अब चूंकि दुमका की विशेषकर सुनते हैं, बंगाल बहुत जाते हैं, हमारे यहाँ महेशपुर और पकुड़िया से भी बहुत पॉजिटिव केसेस बंगाल चले जाते हैं। हम प्रयास करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताएं कि आम बीमारी में आप बंगाल गए इलाज के लिए ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव केस के लिए बंगाल आपको नहीं जाना है। आपके लिए यहाँ व्यवस्था हम लोग कर दे रहे हैं, इसका प्रचार होना चाहिए। बंगाल कोविड-19 के केस में नहीं जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ हेल्प नहीं करता। जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना कर पाता है और वहाँ मैक्सिमम वहाँ डेथ हो रहा है। हमारे यहाँ डेथ का मृत्यु दर हमारे यहाँ बहुत कम है, ये खुशी की बात है। और वहाँ का जो प्रशासन बहुत सजग और जागरूक है कि वहाँ रिंची जो हॉस्पिटल पकुड़िया रेतीपड़ा में है वो अच्छे से चल रहा है। बॉर्डर एरिया भी सील हो चुका है और वो सील हो और लोगों को बिना जांच के अपने प्रदेश में बाहर के लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विधायक पांकी श्री शशि भूषण मेहता जी से कि वे अपने विचार रखें। श्री शशि भूषण मेहता जी। अनम्यूट कीजिए विधायक जी, अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है सिस्टम। नहीं हुआ। आवाज मिल रही है सर? हाँ आ रही है, अब आ रही है। जी जोहार सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्रद्धेय सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित MP महोदय, सभी विधायक साथीगण, सबको मेरा जोहार, नमस्कार, प्रणाम। सर
बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपने इस आज की इस जूम मीटिंग के लिए सभी विधायक, एमपी और मंत्रियों को आमंत्रित किया है, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चूंकि गांव का कुछ मतलब हम लोग रहते हैं वहां पर, वहां का कुछ मामला है तो उससे संबंधित ऐसे कोविड संक्रमण संबंधित उससे संबंधित कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं महोदय। अभी जो कोरोना संक्रमण का स्थिति है सर, पूरे पूरे ऐसे गांव में करीब करीब फैल चुका है और गांव में संक्रमण इतना है कि लोग हर घर में सर्दी बुखार खांसी ये सब पड़ा हुआ है। जांच के बाद एक गांव है हमारा कमलकेड़िया, वहां पर जांच करवाया हमने, वहां करीब सैकड़ों ऐसो कोविड पेशेंट ऐसो मिले, सभी संक्रमित मिले। तो ये आवश्यकता है कि इसको लार्ज स्केल पर सभी गांवों में का ये होना चाहिए, जांच होना चाहिए और जांच का रिपोर्ट 1-2 दिन के अंदर आना चाहिए, जिससे कि उसकी इलाज शुरू किया जा सके। लेकिन अभी ये नहीं हो पा रहा है, जिससे कि ये परेशानी लोगों को काफी बढ़ी हुई है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं महोदय कि अभी जैसा स्पीकर साहब है सो बता रहे थे, उनकी बातों से मैं सहमत हूं कि गांव में इतना इसके महामारी की तरफ फैल चुका है कि इसको केवल जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय के चिकित्सक और उनके हेल्थ कर्मी उनको इलाज करने में सक्षम नहीं है महोदय। अभी इतनी भीड़ हो गई है और अभी इसको पूरे जो हेल्थ वर्कर हैं, जिसको हम लोग ये त्रुटि भाषा में या कहिए कि ये बोलते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर, मैं समझता हूं कि उनको धन्यवाद देना चाहिए। उस प्रकार से उन्होंने ये पूरे ये को क्राउड को सब अपने संभाल कर रखा है और उनको अपना अनुभव के आधार पर जो दवाइयां सरकार द्वारा WHO के द्वारा जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई हैं उसके आधार पर दे करके बहुत सारे मरीजों को ठीक कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें महोदय कि उन्हें एक अल्पकालिक परीक्षण देने की जरूरी है, परीक्षण दे करके उनको गाइड करने की आवश्यकता है और गाइड कर करके उनको गांव गांव में उनकी सेवा लेने की आवश्यकता है। और समय हो और उनको कुछ ये हो सके, फंड अगर अलाउ करता है तो निश्चित रूप से उनको कुछ मानदेय भी देना चाहिए प्रोत्साहन राशि के रूप में, जिससे कि गांव में हर गांव में 2-4 वैसे डॉक्टर्स हैं जिनको हम लोग सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा हम लोग ले सकते हैं, जिससे उनको और सहिया साथी को भी उनको हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। गांव में भयावह स्थिति अभी हमारे विधानसभा में तो काफी है, कई कैजुअलिटी भी बहुत सारे हो गई है, इसलिए हम चाहेंगे कि उनको ही सहयोग लेकर के उनको हम लोग ये कोविड-19 से हम लोग निजात दिला सकते हैं। महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के संबंध में पूरी तरह से लोग नहीं ले पा रहे हैं, जागरूकता के कारण से और ये कहिए कि र्यूमर के कारण, और कुछ विशेष मैं कहूंगा कि विशेष समुदाय के लोग मैं कहना चाहूंगा कि टीका लेने से परहेज करें और उसका असर दूसरे समुदाय के लोग और दूसरे लोगों पे भी पड़ रहा है। इसलिए इसको मैंडेटरी करके सबों को टीका कराना चाहिए। नहीं कराने से इसको कंट्रोल करने की स्थिति में हम लोग नहीं रह पाएंगे, सरकार नहीं रह पाएगी, इसलिए इसको मैंडेटरी करना अति आवश्यक मैं महसूस करता हूँ महोदय। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र जो है ये MMCH जो है पलामू का, जो मेदिनी राय मेमोरियल हॉस्पिटल है, कॉलेज हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेडेशन करने का काम है 2019 में महोदय ज्योति इंफ्राटेक को दिया गया था, जो कि अभी तक अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं कराया गया है। अगर यह पूरा करा दिया जाता है महोदय तो निश्चित रूप से पलामू प्रमंडल के लिए वरदान साबित होगा और ये जितना ये भीड़ है आ रहा है ये जिला में मुख्यालय में, ये राज्य में नहीं आकर के वहीं पर लोग काम कर सकते हैं, लोगों को ये कोरोना से उनको निजात दिला सकते हैं। इसलिए उसको निर्देश देने की आवश्यकता है महोदय कि तुरंत इसको पूरा करें, 2 महीना 1 महीना के अंदर पूरा करें, जिससे कि पलामू में कोरोना मरीजों की संख्या को रोका जा सके। तीसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं महोदय कि जो भी प्रखंड के ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है और उसमें ये वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड की लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो आज सदर अस्पतालों में जो उमड़ रही है भीड़, उसको वहीं पर रोका जा सके। ऐसा नहीं करने से ये अफरा तफरी की स्थिति में हो गई है और लोग ये कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, और अंतोगत्वा लोग इंतजारी करते करते मौत के गाल में समा जा रहे हैं। और जो सुविधाएं
जो सरकारी अस्पतालों को दी जा रही है महोदय, वही वो ये प्राइवेट अस्पतालों को भी दी जानी चाहिए, चाहे वह ऑक्सीजन का सिलेंडर हो या ऑक्सीजन का किट्स हो या फिर ऐसी रेडीमेड ये दवाई की बात हो, सबों को सुविधा समान रूप से मिलना चाहिए, जिससे लोगों को राहत जो लगे हुए हैं सब प्राइवेट हॉस्पिटल उनको भी दिया सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं महोदय कि पांकी विधानसभा बिहार के से बॉर्डर से टच करता है, उसको बिहार से सैकड़ों लोग, हजारों लोग बिना जांच किए हुए आज मनातू के रास्ते से आ रहे हैं, उसको अविलंब सील कराने की आवश्यकता है महोदय। इसके साथ साथ बिना जांच के जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है, आइसोलेशन में रखने की आवश्यकता है महोदय। यही इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आज का इस मीटिंग का आयोजन किया है और हम लोग ये बात सुन करके इस पर कारगर कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार महोदय। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विधायक महगामा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। ये बोलना चाहते हैं, मुझे बोलना है। नहीं है क्या है? नहीं है। चलिए अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विधायक पुड़ैया हाट श्री प्रदीप यादव जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक पुड़ैया हाट। माननीय मुख्यमंत्री जी जी और तमाम मंत्रीगण, तमाम सांसदगण, आवाज जा रही है मेरी? आ रही है। तमाम विधायकगण, तमाम उपस्थित राज्य के सभी उच्च पदाधिकारीगण, सबको मेरा नमस्कार। मैं आपके प्रयास की सराहना करता हूं, ये जो आपने आज प्रयास प्रारंभ किया है, और धन्यवाद देता हूं। कोविड की दूसरी लहर ये हम सबकी कल्पना से परे है, और जिस प्रकार से आया, सारी चीजें अफरा तफरी मची, फिर सरकार के प्रयास, पूरी ताकत सरकार ने झोंकी आपके नेतृत्व में। मैं इतना तो कह सकता हूं कि पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है, लेकिन जो वो अफरा तफरी का माहौल था, उससे हमें थोड़ा निजात जरूर मिला है। मैं हृदय से इस प्रयास के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को, सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं। लेकिन सबसे जो चिंता का विषय आज बना हुआ ये है कि हमारे यहाँ मौतें काफी अधिक हो रही है। आपके भी जो अभी डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग में, आदरणीय शुक्ला जी, उन्होंने जो ग्राफ दिखाया उसको भी आपने अगर देखा होगा तो वो एक चिंता का विषय। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, गोड्डा एक छोटा सा जिला है। केवल 3 दिन पहले गोड्डा जिला मुख्यालय में 7 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। एक भयावह दृश्य सामने हो जाता है। तो ये स्थिति बनी हो रही है, तो ऑन रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड से हट करके थोड़ी बात करें तो ये 7 नहीं, ये कम से कम दुगनी संख्या है जिनकी मौतें आज हो रही हैं। मैं हजडिया एक छोटा सा मेरे क्षेत्र में पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है ही, आप सबके ध्यान में भी होगा। ये छोटा सा एक चौराहा है। 2 दिन ठीक पहले मात्र हजडिया से 3 लोगों की लाशें उठ गई और कोविड के चलते। और एक तो ऐसे व्यक्ति की लाश उठी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, नाम था उनका मनोज यादव। उनके पिता राजवंशी यादव जी थे। वो दुमका आपके मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। उनके पिताजी ने फोन किया कि भाई मेरे बेटे का मात्र उम्र 30 वर्ष है, ऑक्सीजन लेवल 80 हो गया है,
कोई उपाय कीजिए। हमने कहा मेडिकल कॉलेज में कुछ दिक्कत क्या है? बोला हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, हमें वेंटिलेटर मिल नहीं रहा है। जब हमने सुपरिटेंडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि इनका निगेटिव आ गया है और निगेटिव आने के कारण यह कोविड इफेक्टेड नहीं है, इस कारण इसको ना तो हम वेंटिलेटर दे सकते हैं ना तो ऑक्सीजन बेड दे सकते हैं, इस कारण उसकी मौत हो गई। तो मैं इसको इसलिए इंगित कर रहा हूं, मैं कोई कमी नहीं दिखा रहा हूं कि ऐसे लोग, क्योंकि कुछ दिनों के बाद स्वयं निगेटिव आ जाता है लेकिन ऑक्सीजन लेवल उसके नीचे रहता है, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन के बिना उसकी मौत ना हो। एक उदाहरण पेश किया हूं आपके सामने, कई ऐसे लोग हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, स्वयं मुख्य सचिव भी इस बैठक में है। हमें लगता है कि आगे कैसे इसको हम मैनेज कर सके, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा कि जो बातें आ रही थी सामने कि भाई आखिर ये मौतें हो क्यों रही है, उसके दो कारण जो हमने अब तक अनुभव किया है क्षेत्र में घूम करके, लोगों से बातचीत करके, कि भाई सही समय पर लोग इलाज नहीं कराते। उसमें कहीं सरकार, प्रशासन, ये कोई दोषी नहीं है, वो जागरूकता की कमी है। लोग आज भी छिपा रहे हैं। हम सब प्रयास कर रहे हैं, पूरी सरकार प्रयास कर रही है, पूरे जिला प्रशासन भी बार बार प्रयास कर रही है, चाहे वो गोड्डा हो चाहे अन्य जिले हो, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग उस कोविड को छिपाने का प्रयास करता है। और जब 5-6 दिनों के बाद लगभग वो पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है, तब फिर इलाज के दौर में वो आगे आता है। तो ऐसे समय में उनके लिए यह खतरनाक चीज हो जाता है। तो लोग शुरुआती दौर से, जिस इलाज की हम बात करते, गांव में एक हवा चल गया कि नहीं कोरोना नहीं है, टाइफाइड है। हमने यहाँ के कई जो बड़े बड़े चिकित्सक है, खास करके इस छोटे से कस्बे गोड्डा में हमारे सीनियर मोस्ट चिकित्सक है, काफी नामी है, 2-3 चिकित्सक, डॉक्टर अशोक है, नरेंद्र बाबू, कई लोग हैं जो इनके नाम नेम फेम है संतालपुर, उन लोगों से आग्रह किया। उन लोगों ने भी लोगों से कहा कि भाई इस टाइफाइड के फेरे में ना रहे, अगर आपको इस प्रकार के लक्षण आए तो आप सीधे कोविड का इलाज कराएं, घर में ही कराएं, आप इस तरह की चीजों को ना करें। लेकिन आज मौतों की संख्या, मौत को गले लगाने वालों की संख्या काफी अधिक हो गई है। हमें इससे कैसे बचा, यह एक चिंता का विषय है। और दूसरा, हमें लगता है कि कई माननीय सांसदों ने, विधायकों ने उस बात को दोहराया, मैं भी आप उस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो विषय है, जो वैक्सीनेशन, अभी आपके जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो ग्राफ दिखाया जा रहा था कि पलामू में फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन 2,61,000 सम हुआ है और सेकेंड डोज में वो संख्या घट करके मात्र 24,000, और संतालपुर में ये 3,59,164 फर्स्ट फेज का और दूसरे फेज का मात्र 48,000। यह जो कमी आप देख रहे हैं, ये भ्रांति और भ्रम के कारण हुआ है और बेहद भ्रांति फैला है। मैं आपको बताऊं कि जिस पंचायत का मैं रहने वाला हूं, 2 दिन पहले वहां वैक्सीनेशन के दूसरे डोज की शिविर लगी थी, एक व्यक्ति टर्नअप नहीं हुआ मेरे लाख प्रयास के बावजूद। आप सोचिए। और ये केवल मैं एक पंचायत उदाहरण नहीं दे रहा हूं, कल भी मैं 2 पंचायत के जगह खड़ा था जो कि गोड्डा विधानसभा में पड़ता है, एक लोग टर्नअप नहीं होना चाहते। एक आवाज ही चल गई कि नहीं वैक्सीन लेंगे तो सीधे मौत हमें हो जाता है, जबकि सच ये नहीं है। किसी की मौत हुई, वो पहले से कुछ ना कुछ इफेक्टेड रहा होगा। तो इस भ्रांति को यदि दूर ना करें, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, मुख्यमंत्री जी के भी नॉलेज में है क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा था कि वैक्सीनेशन का प्रचार उन्होंने अखबारों में संथाली भाषा में भी दिया था। तो यानी आप आदिवासी गांवों को देखें, माइनॉरिटी गांवों को देखें, गरीब गुरुआ के गांवों को देखें, वहां अधिक भ्रम है। शहर में लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, गांवों में अधिक भ्रम फैल गया है। और कोई एक दूर दराज में किसी प्रकार की घटना हुई, पहले से किसी रोग ब्याध से इन्फेक्टेड रहा होगा, उसी समय उन्होंने वैक्सीन ले लिया। तो वैक्सीन के पहले हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, ये स्वास्थ्य विभाग को जरूर कहना चाहिए, वरना एक मौत हजारों लोगों का उदाहरण बन जाता है, लोग फिर डरने लगते हैं। तो उस पर हम कैसे जोर दें, हमें लगता है कि यह चिंता का एक विषय है, हम सबको मिलकर इसको दूर करना होगा।
और दूसरा कि भाई आप सभी जिलों में, गोड्डा में भी कई लगभग 30 नए बेड ऑक्सीजन के यहाँ के जिले के प्रयास से, यहाँ के उपायुक्त अन्य लोगों ने मिलकर के फिर सरकार के सहयोग से यह खड़ा हुआ है। वह प्रयास है, फिर प्राइवेट है, प्रयास तो है, लेकिन वो व्यवस्थाएं दुरुस्त कैसे हो। स्टाफ की बेहद कमी है, डॉक्टर्स की बेहद कमी है, और सभी, हमें लगता है कि कई विधायक इन चीजों को इंगित कर रहे थे। तो यह जो स्टाफ की कमी है उसको हम कैसे दूर करें, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आपने अच्छी संख्या में ऑक्सीजन बेड लाया है सामने, अभी उसकी भी संख्या आपने संथालपना पलामू प्रमंडल के हम सबों के सामने रखा था, लेकिन वहां चिकित्सा व्यवस्था अच्छी मिल जाए, दुरुस्त हो जाए। अगर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी, हमें लगता है कि हमको काफी राहत मिलेगा। और अभी एक मैंने मुख्यमंत्री जी से एक दिन पहले भी बात की थी इस पर कि दुमका के जो जिले हैं, हरदिया में 100 बेड का, जिसमें शायद ईसीएल भी पैसा दे रहा है, इन्होंने कहा था कि नहीं ईसीएल पैसा दे रहा है, तो हमें लगता है कि वह जल्दी चालू होता तो वह संथालपना का सेंटर है हरदिया और अच्छे जगह पर है। अगर वो जल्दी चालू होता तो हम सबको राहत मिलता। पूरे कम से कम 3 जिले को तो काफी, दुमका, गोड्डा, बगल के देवघर के कुछ इलाके को, इन लोगों को काफी राहत मिलता अगर वह सेंटर चालू होता। आपने आरटीपीसीआर गोड्डा को भी दिया, देवघर को भी दिया, अन्य जिलों के साथ वो चालू नहीं हो पाया। थोड़ी जल्दी हो जाती तो इसमें भी थोड़ी व्यवस्था होती। ऑक्सीजन उत्पादन का सभी जिलों में आप प्रयास कर रहे हैं, हम सबके यहाँ भी थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उसके खड़े हुए हैं, लेकिन वह पूरा हो जाए तो हमें लगता है कि वह भी जल्दी होता तो थोड़ा बेहतर होता। ये मेरे सुझाव थे। लेकिन उसके साथ साथ कोविड के बाद जो समस्या होती है कि जो लोग मर जाते हैं, गांव में मरने वालों की संख्या अभी अधिक है, शहरों में भी जो आके डेथ हो रहा है वो गांव की ही संख्या है, और काफी गरीब गुरुआ की जान जा रही है, उसकी बदतर स्थिति है। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी है, मुख्य सचिव है इस बैठक में, कि भाई उस व्यक्ति को जो गरीब, अत्यंत गरीब लोग हैं, कम से कम उसे पारिवारिक जो लाभ है उसका तुरंत मिल जाए तो इस मौत की घड़ी में उस परिवार के लिए अच्छा सहायक होगा, उनको मददगार साबित होगा। पर पेंशन भी हमको लगता है कि अपने आप इसको कर देना चाहिए कि कोई महिला बच जाती है, कोई एक वृद्ध बच जाता है, अगर उसका पेंशन नहीं है तो उस पेंशन को भी तुरंत यदि आप चालू करवा दें तो हमें लगता है कि उनको यह मददगार साबित होगा। और इसके साथ साथ 2-3 बात थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन इससे जुटा हुआ ही है कि भाई अब तक सबको, आप इस सारे काम बंद है, अभी लगभग कुछ काम चल रहा है, अधिकांश काम ठप है। तो जो ग्रीन कार्ड आपने दिया अब तक वो सारा वितरित नहीं हुआ, जिस कारण सबको अनाज नहीं मिल पा रहा है। हमें लगता है कि इसकी भी एक बार जिला वाइज, जिन जिलों का नहीं बटा है खास करके उन जिलों की आप समीक्षा कर लें तो ये हमें लगता है कि अच्छा रहेगा। किसानों का एक दबाव बन रहा है कि भाई किसान, एक तो कोविड से हम परेशान है और धान के पैसे नहीं मिले। मैंने जो आपने नए सचिव नियुक्त किया उनसे भी 3 दिन पहले मैंने बात की थी, हिमानी पांडे जी से, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ हमारे डायरेक्टर्स की कमी थी, कुछ पैसे की कमी थी। हमें लगता है कि उन किसानों को पहली किस्त का भी पैसा नहीं मिला, दूसरे अब इलाज कराए तो कैसे कराए वो, तो हमें लगता है कि उनके पैसों को भी आप भुगतान कराए। और अभी कल के अखबारों में हमने पढ़ा कि आपने पैसे रिलीज किया है शिक्षकों के वेतन के लिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें साल भर से वेतन नहीं मिला। तेजस्विनी योजना में काम करने वाले, इसलिए मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं कि उसके एक लोग कोविड से मर गया बिना पैसे के, बिना इलाज के अफवाह में, साल भर से उसे पैसा मिला नहीं। पैसा आपने भेज दिया है, कई जिलों में मिला भी, कुछ जिलों में गोड्डा को अभी तक नहीं मिला। अब वो लोग कल एक झुंड में मिलने हमसे चले आए। हमने कहा कल बैठक है सीएम साहब के साथ, मैं प्रयास करता हूं आपकी बात को पहुंचाना। उसकी तादाद अच्छी है, सब स्थानीय लोग हैं, गरीब गुरुआ लोग, नौजवान लोग काम कर रहे हैं, नवयुक्तियां काम कर रही है। तो ये जो बकाये राशि है इसका कम से कम इस समय भुगतान हो। मैं कई बार इस विषय को उठाया कि भाई कई शिक्षक है, 6 शिक्षक मेरे 2 साल से बहाल हुए, अब उनको वेतन नहीं मिल रहा है। गेम टीचर को बोलता है कि भाई एक लोग उसमें बीमार पड़ा, बोला हम लोन लेके कराए। तुमने, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो ऐसे लोग जिनके बकाये के पैसे हैं उनके पैसे मिल जाए। और खास करके यह जो गर्मी का समय है
कोविड से वो कम कहर नहीं है कि कई सीन आता है। अभी गोड्डा के एक सीन आया था कि लोग कुआं खोद के पानी ले रहा है, चापाकल की मरम्मती नहीं हो पा रही है। हमें लगता है कि यह युद्ध स्तर पर हो। माननीय मंत्री जी भी इसमें टैग है, अभी सुन रहे होंगे मेरी बातों को। अब दुर्भाग्य से दुमका जिले का जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र के जरमुंडी क्षेत्र का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनकी डेथ हो गई कोरोना से। अभी पूरी ऑफिस बंद है लगभग 15 दिन से। अब वहां भी चापाकल के मरम्मती का काम बंद है, कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव आया नहीं। हमें लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज है जिन कारण से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इन समस्याओं को भी ध्यान में रख करके हम सबको इसके साथ साथ इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आज के अखबार में पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आंधी तूफान से जो बर्फबारी से जिनके फसल बर्बाद हुए हैं, उनके फसलों के हम मुआयना करा के उन्हें मुआवजा देंगे। हमें लगता है पिछली बार का भी नहीं मिला। आप कह देते हैं, फिर सरकारी महकमा थोड़ा सा तेज होता है, फिर 2 दिनों बाद ये मंद हो जाता है। उसको ठीक से पैसे मिल जाए, क्योंकि इस कोविड में बहुत मददगार होगा ऐसे किसानों को। आप देख के आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी मकई का समय था, मकई के खेत मकई कल में 5-6 गांवों में था, खेत के खेत मकई सो गया। वो मकई अब होने वाला नहीं है। काफी बड़ी क्षति हुई है लोगों को। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सीरियसली लोग लेकर के जल्दी रिपोर्टिंग करके इसके पैसे मिल जाए, तो यह जो कम से कम जो आदमी बुरी तरह से प्रभावित है इस कोविड में, कुछ उन्हें राहत मिलेगा। ये तमाम चीजें हैं। हमें लगता है फिर से एक बार कि आप सबों ने, हम सबों ने मिलकर के जो प्रयास किया है, इस प्रयास को थोड़े और दुरुस्त करें। जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़े और हम सब दुरुस्त करें। थोड़ी जो स्टाफ और नर्सेस या डॉक्टर्स की कमी है उसको दुरुस्त करें, तो हमें लगता है कि हम सब इस पर सफलता पाने में, इस कोविड की लड़ाई में अच्छा महसूस कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। इन्हीं चंद सुझावों के साथ फिर से एक बार इस प्रयास के लिए आप तमाम लोगों को, मुख्यमंत्री जी को, उनके पूरे महकमे को धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी। विधायक जी थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। छोड़ के भाग गए। चलिए, तब तक आगे अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विधायक बोरियो श्री लोबिन हेम्ब्रम जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक बोरियो। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जोहार, और साथ साथ सभी सांसद और विधायकगण को भी। महोदय, अभी साहेबगंज जिला आप जान ही रहे हैं, ये झारखंड का लास्ट बॉर्डर में है, और अभी तक यहाँ का स्थिति जिला प्रशासन के द्वारा बहुत संजीदगी से, बहुत लगातार मेहनत रहा है। और सर, आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही। तो अभी तक यहाँ का हालात तो बहुत ही अच्छा है, और हम पूरे जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो 3 और रात लोग लगे हुए हैं, क्योंकि सीमा है, बिहार बगल में है, लेकिन फिर भी हर जगह, चाहे मिर्जा चौकी स्टेशन हो, चाहे गरपापुर हो, बरहरवा हो, 3 पहाड़ हो, सब जगह वहाँ जांच हो रहा है और बहुत एक्टिवली काम हो रहा है। अभी पिछले सप्ताह की मैं बता दूं कि यहाँ 4.5% पॉजिटिव, और इस सप्ताह कुल पॉजिटिव 300 के आसपास है, और कुल टेस्ट 11,000 के आसपास, और कुल मृत्यु मात्र 6 है। तो जिला में किए जा रहे अभी जो कार्य हो रहा है, सदर अस्पताल में 50 बेड पाइपलाइन लगा हुआ है जो चल रहा है, और 150 से डी टाइप
सिलेंडर वो भी है, और 45 बी टाइप सिलेंडर वो भी है, काम कर रहा है। और ये HFNC ये 3 है जो अभी कार्यरत है। तो इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और करीब करीब इन होल मिला के देखें तो अभी ग्रामीण इलाके में भी बहुत रफ्तार से लोगों को जांच हो रहा है, और प्रखंड स्तर में भी वहाँ सारा व्यवस्था किया गया है। और जिला में मात्र अभी तक 32 पेशेंट अभी हैं, और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मेडिसिन भी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर प्रयास किया जाएगा, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। और करीब करीब मिला के यहाँ ठीक ठाक है। और अभी तक मात्र साहेबगंज में एक्टिव मात्र 281 है, और दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने टाइम टू टाइम बीच बीच में ऐसे ही सभी जनप्रतिनिधि से संपर्क करके आपने जानना चाहा है, और आपने लोगों को बहुत तरह का सुझाव भी आपने दिया है। और हम सारे लोग मिल करके, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग सारे मिल करके इसका सामना हम लोग करें, और बड़ा ईमानदारी के साथ। और हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, अगर कहीं डॉक्टर की कमी हो तो बहुत पुराने रिटायर्ड डॉक्टर भी हैं, या जो अभी डॉक्टर प्राइवेट में है, वैसे लोगों को भी हम लोग उन लोगों से भी काम ले सकते हैं। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, अभी साहेबगंज जिला बहुत अच्छा है, और यहाँ के प्रशासन को मैं अपने तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी हम इन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि दिन और रात लोग मेहनत किए हुए हैं, और बहुत सजग हैं, और काम अच्छे ढंग से लोग चला रहे हैं। धन्यवाद। हेलो, अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक विश्रामपुर श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी से। मेरा अच्छा हो गया चीफ सेक्रेटरी साहब। हेलो हेलो, आइए बोलिए, आप बोलिए पहले। हेलो हेलो, आवाज जा रहा है? आवाज जा रही है? मधुपुर से आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? माननीय विधायक चंद्रवंशी जी से अनुरोध होगा कि वो थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी का जो माइकिंग सिस्टम है वो ठीक हो गया है। जी, माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद महोदयगण, माननीय विधायकगण, सभी को काफी स्वागत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह प्रयास है यह काफी स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री जी, लातेहार जिला का स्थिति बहुत ही अच्छा है। यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं, डीसी सहित सभी लोग काफी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है लातेहार जिला में डॉक्टरों की और स्टाफ की काफी कमी है, जिसके चलते काफी दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ का भी बॉर्डर हम लोग को पड़ता है, जहां सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों को पूरा चेकिंग हो रहा है महुआ डांड का इलाके में, तो अच्छा वहां हो रहा है। और ग्रामीण इलाके में जागरूकता की जरूरत है। लोग अब पहले की अपेक्षा लोग काफी डेथ कर रहे हैं जागरूकता के अभाव में, और हमें लगता है कि गांव में पूरा जागरूकता चलाना चाहिए। हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग से संभव नहीं है। जागरूकता हर स्तर से होना चाहिए, तभी हम जो लोग डेथ कर रहे हैं उनको हम लोग बचा पाएंगे। अभी हम 15 लाख रुपया दिए हैं इंजेक्शन के लिए, और जो कमी था यहाँ, और हम लोग और करेंगे। इसके लिए पूरे प्रशासन के लोग, हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी, आगे यहाँ जो डॉक्टर की कमी है इसको पूरा किया जाए। इसी बात के साथ हम बहुत समय नहीं लेंगे, क्योंकि अभी महामारी का समय है, सब लोग लगे हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। माननीय विधायक विश्रामपुर श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी। हेलो हेलो, आवाज मिल रही है सर? हाँ जी सर, आवाज एकदम क्लियर आ रही है सर।
आ रही है मंत्री जी, हाँ आ जी, रही है। हाँ जी, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण तथा सभी पदाधिकारीगण, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्य के लिए। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, इस विषम परिस्थिति में झारखंड को सही दिशा देने का काम किया है और पदाधिकारी भी कम से कम संसाधन में भी अच्छे काम करने का काम किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सांसद महोदय ने बहुत विस्तृत रूप से आपको बता चुके हैं। मैं और भी लोगों ने बताया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। 2-4 बात मैं सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि 1-2 मिनट में आपको मैं सुझाव दे दूं, उसको काइंडली इसको रिपोर्ट को अंकित करेंगे। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर यह महामारी को दूर करना है तो सबसे पहले जो है वैक्सीन जो 18 साल से 44 साल के लोगों को है उसको लगवाने का काम करें, और जो छूट गए हैं 45 साल के उसको दिलाने का काम करें। और थोड़ा सा लेट हो रहा है, कमी हम लोग में यही है कि हमारे 18 से 44 वर्ष के सब स्टेट में शुरू हो गया, हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ। इसको शुरू कराने का काम कीजिए। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि जब लोग जिसको वो कोरोना हो गया है, सर्दी बुखार हो गया, उसका रिपोर्ट अगर जाता है हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उसमें 10 दिन लगा देते हैं, और 10 दिन में तब तक जो है वह दवा नहीं कर पाता है, और इसके चलते अधिक मृत्यु का जो मेन कारण है, रवि शुक्ला जी ने जो बताया कि मृत्यु का कारण ज्यादा कैसे है, हम लोग अनुभव किया कि उसको 1 सप्ताह 10 दिन में रिपोर्ट नहीं आता है, तब तक जो है वह स्वर्ग सिधार जाता है। इसलिए इसको 3 दिन के अंदर, पहले जैसे आता था उस तरह से 3 दिन में इसको रिपोर्ट को आदेश दिया जाए कि वहां पहुंच जाए। तीसरा चीज है कि देहात को जागरूक करने की चीज है। जैसे शहर में तो बहुत लोग जागरूक हो गए, लोग जांच कराने लगे, जानने लगे कोरोना क्या है। बाकी देहात में आज भी आप देखिएगा तो जितने शादी ब्याह है उसमें कम से कम 500-1000 भीड़ लगी हुई है, उस पर बैंड नहीं लगेगा तो देहात की स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि देहात में बैंड लगा दिया जाए, वीडियो हो चाहे थाना प्रभारी हो, कम से कम 10-20 आदमी बारात करें और ज्यादा इसमें भीड़ नहीं लगाने का काम करें। यही मेन बचने का कारण है। तीसरा चीज है कि एक चीज मैं बताना चाहता हूं, पलामू मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाया था, जरूर आप भी इसको विस्तार कर रहे हैं। करना ये है कि इसको डेवलप करने की जरूरत है। अगर डेवलप हो जाता है तो हम चाहते हैं कि पूरा पलामू प्रमंडल का जो है भार यहाँ पहुंच जाएगा, रिम्स का भार कम होगा, यही मेरा आग्रह है। चौथा चीज हमारा एक आग्रह है कि आपका धान का क्रय में जो है बडिहा प्रखंड में, गढ़वा जिला में जो है, जो कम से कम 5000 क्विंटल धान बाहर रखा हुआ है, वहां के जो क्रय करने वाला भाग गया, और वहां जो है रात भर जो है लोग परेशान, दिन रात रह के रात भर घूर रहे हैं, उससे भी कोरोना फैलने का डर है। तो इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इस पर ध्यान दिया जाए और कृषि मंत्री से कह के इसको तुरंत क्रय कराया जाए। और बाकी ये सब ठीक है, हम लोग से जो सहयोग की जरूरत है हम सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और जो उचित सलाह के लिए भी हम आपसे ने पूछा, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक जामताड़ा डॉक्टर श्री इरफान अंसारी जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक जामताड़ा। जोहार सर। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलें, आवाज आ रही है सर। सर सबसे पहले तो मैं उसको बंद करो यार। झारखंड के डायनेमिक सीएम आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस कोविड काल में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है, जिसका परिणाम है कि हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और कोविड को हम लोग मात देने की और हम लोग युद्ध स्तर पर हम लोग लगे हुए हैं। हमारे जामताड़ा में सर मैं बता देना चाहता हूं आपको, लगभग 3304 पेशेंट यहाँ एडमिट हुए सर, जिसमें जो एक्टिव केसेस थे 1047 और
डेट ऑफ रिकवरी बहुत कम था यहाँ, और काफी प्रयास के कारण हम लोगों ने काफी अच्छा किया है। और हमें लगता है कि सर बहुत तेजी से ये कोविड का जो प्रकोप है वो कम हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सजेशन आपको देना चाहता हूं। आप जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, और आज जिस तरह से आप लोगों ने सभी विधायकों को आपने बुलवाया और उनकी बातों को सुना, ये भी सराहनीय है। और मैं अपनी ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो विधायक थे, जो कुछ मैं सुन रहा था और सांसदों को मैं सुन रहा था, मैं उनसे भी कहूंगा कि जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री हमें विधायकों की सुन रहे हैं, सभी विधायकों की सुन रहे हैं, उसी तरह देश के प्रधानमंत्री भी सभी सांसदों की सुने और उनकी जो राय है वो लोग वहां बताएं क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे झारखंड को। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी बातों को मैंने सुना सर, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो लोग कुछ अच्छा पहल कर रहे हैं, केवल झारखंड को कोसते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को कोसते हैं। तो चलिए, अब ये कुश्ती का बात नहीं है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जामताड़ा में मैं आना चाहता हूँ। यहाँ एक कोविड सेंटर है और ये अच्छा काम कर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। दूसरा है सर कि महिजाम, जो बहुत बड़ा इलाका है, आप जानते हैं सर महिजाम को, वहां पर 50 बेडेड हॉस्पिटल बन के तैयार है सर, और वो शहरी क्षेत्र है, बिल्कुल बंगाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग चाहें सर तो उसको भी हम लोग कोविड सेंटर अगर हम लोग बना दें सर, तो निश्चित तौर पर हमें लगेगा कि एक अच्छा कदम भी होगा। तीसरा है सर कि नारायणपुर, ये बहुत बड़ी आबादी है सर, ये यहाँ पे ट्राइबल, दलित और हमारे सर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। वहां भी सर एक हॉस्पिटल हमने बनवाया है सर, वो हॉस्पिटल बन के तैयार है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे सर, शहर के बाद जो अभी काफी ग्रामीण लोग हमें इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो अगर सर हम लोग नारायणपुर को जो है, मुरली पहाड़ी को जो हॉस्पिटल में अगर हम लोग वहाँ फोकस करें और वहां पर सर ऑक्सीजन युक्त अगर बेड हम लोग वहां लगवा देंगे सर, तो आने वाले दिनों में सर हमको लगता है कि हम लोग अच्छा करेंगे। पहले जो फर्स्ट फेज में सर हम लोग अपने आप को हम लोग इसको बहुत हल्का से लिए सर, और जिसका परिणाम है कि सेकंड फेज में सर जो कैजुअलिटी हो रही है सर, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही का एक नतीजा है सर। और अभी अगर थर्ड फेज आने वाला है सर, इसको देखते हुए अगर हम लोग नारायणपुर को और महिजाम को और अन्य जगहों पर सर हम लोग अगर काम करें, तो हमें लगता है कि सर ये काफी सराहनीय होगा। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है सर, रांची में सर हज कमेटी के चेयरमैन होने के नाते वहां पर एक बहुत हज हाउस है, और उसके लिए मैंने सर पहल भी किया, प्रयास भी किया, लेकिन सर जो डीसी है रांची का सर, वो फोन भी नहीं उठाया। केंद्रीय मंत्री जो है सर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि जब हम लोग राशि देने को तैयार हैं, हम इरफान राशि दे रहे हैं झारखंड को, तो झारखंड को चाहिए कि कोविड सेंटर वहां बना दे सर हज हाउस को, ताकि वहां के जो आज पास है सर उसको उसका लाभ मिल सके सर। तो सर हमें लगता है कि आपके बगल में स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे सर, इस बात को सुन रहे होंगे, हमारी बात को, इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है सर। तीसरा है सर कि हमारे पास जामताड़ा में सर मात्र रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है मात्र 5 पीस था सर, मात्र। सोचिए सर किस तरह से सर भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है सर। और उसके बाद सर जो पेशेंट है हमारे पास 1000 से ऊपर है सर, जो सीरियस पेशेंट है सर, और 5 इंजेक्शन और 1000 लगभग 1000 पेशेंट है सर। तो कैसे हम लोग सर, अगर माली रिक्वायरमेंट हो तो कैसे क्या कर रहे हैं सर, तो थोड़ा इसको भी देखने की आवश्यकता है सर। और हम चाहेंगे सर कि स्वास्थ्य विभाग से की ओर से जो मेडिकल इक्विपमेंट है सर, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है सर, इसकी भी आवश्यकता है सर। और लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है सर, इसको सर पर्याप्त जल्द से जल्द भिजवा दे सर। तीसरा सर जो अहम मुद्दा है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहीं पर हैं सर, मैं उनसे कहना चाहता हूं सर, लगभग पिछली बार भी मैंने सर मुख्यमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया था सर, सीएम साहब से मैंने आग्रह किया था कि जामताड़ा का जो सिविल सर्जन है सर, वो कॉम्पिटेंट नहीं है सर, और कोई एक्टिवनेस नहीं है। मैं कई मरीजों को मैं खुद इलाज कर रहा हूं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं अपने जान जोखिम में डालकर। आपको लगता होगा विधायक इरफान अंसारी घूम रहा है सर, ऐसी बात नहीं, मैं लगातार मैं जा रहा हूं कोविड सेंटर में, जा रहा हूं डॉक्टर्स को सलाह दे रहा हूं, जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट है मैं वो भेज रहा हूं सर। आज तक इसने कभी नहीं देखा सर, और इतना लापरवाही है सर कि कौन मरीज की अगर जो दवाई है सर, क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वेजिशन जो भेजता है कोविड सेंटर, वो भी नहीं देती है सर। तो ऐसे में हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप, मंत्री भी वही है, इस ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए और एक मैसेज भी अच्छा जाएगा। दूसरा है सर कि
यहाँ पर बिजली की जो व्यवस्था है सर अच्छा नहीं है सर, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज इलेक्ट्रिसिटी की बहुत आवश्यकता है। फैन चलेगा, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, तो कम से कम आप इस कोविड में सर आप स्पेशली आप निर्देश दे दीजिए विभाग को सर कि शहर के साथ साथ गांव में भी 24 घंटा बिजली मिले सर। ये हमें लगता है कहीं ना कहीं हम लोग गैप कर रहे हैं। और सर एक और मेरा सुझाव होगा कि जो विधायक लोग बोल रहे थे उन लोगों ने शायद ये सुझाव आपको नहीं दिया कि जितने भी सदर हॉस्पिटल है क्या वहां पर हमारे पास क्या पर्याप्त मेडिसिन है, क्या सर एंटीबायोटिक हमारे पास है, क्या सर लंग्स की जो मेडिसिन है क्या पर्याप्त है। ये रेमडेसिविर के बारे में छोड़ दीजिए सर, जो जनरल दवाई है सर वो नहीं मिल पा रहा है सर, तो हम दूसरी की बात हम क्या करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं सर ये मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। और सर स्वास्थ्य विभाग को और थोड़ा सर आपको हैंडल करने की आवश्यकता है सर। आप देखिए जिस प्रकार आप गंभीर हैं सर, इसी तरह से गंभीर रहिए। हमें लगता है कि हम लोग कोरोना को बहुत जल्द हम मात दे देंगे सर। और मैं कहना चाहता हूं सर कि टाइफाइड, जॉन्डिस, फीवर और डायरिया सर ये आम लक्षण है। हम सैकड़ों मरीज को हम अपनी दवाई से ठीक किया सर मैंने, तो काफी लोग पैनिक हो जाते हैं, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप सर सभी डॉक्टरों को आप ये निर्देश दीजिए सर, सख्त निर्देश दीजिए, जितने भी क्लिनिक चला रहे हैं सर, जितने भी पॉली क्लिनिक चला रहे हैं उनको आप दीजिए, ये डायरेक्शन दे दीजिए कि आप लोग हॉस्पिटल में कम से कम देखिए। कोरोना से मरने वाले की संख्या कम है, लेकिन जो आम बीमारी से जो मर रहे हैं सर इसकी संख्या बहुत ज्यादा है सर। अगर किसी को सर ब्रेन हेमरेज कर गया तो वो कहाँ जाएगा सर, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वो कहाँ जाएगा। ओपीडी कोई देखना नहीं चाह रहा है सर, ओपीडी बिल्कुल बंद है सर। तो मैं एज ए डॉक्टर सर मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य के जितने भी सर ओपीडी है उसको आप चालू करवा दीजिए सर। कोरोना का जो हॉस्पिटल है वो लोग तो अलग है सर, लेकिन जो जनरल बीमारी का जो इलाज कहाँ जाएगा। तो सबको हम लोग उसी में सिमट लेते हैं कि हाँ ये मर गया वो मर गया, और लोग पैनिक हो जा रहे हैं। तो ये इसको भी थोड़ा देख लीजिए सर। और दूसरी बात मैं कहूंगा सर कि आपका जो ट्वीट आया था सर कि देश के प्रधानमंत्री जी जो मन की बात धन्यवाद सर। अभी तो, समय का अभाव है इरफान जी सर हम लोग तो सर विधायकों की बात भी सुनना चाहिए, सांसदों की बात को भी सुनना चाहिए सर। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सर हमें भी कुछ सुझाव देना है माननीय मुख्यमंत्री जी। से नहीं होगा सर, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दीजिए सर, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इरफान भाई, थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन है कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब लोग एकजुट होकर आपके नेतृत्व में काम करने बिल्कुल के लिए बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम सारे लोग आपके नेतृत्व में हर तरह का प्रयास करने के लिए तैयार हैं और हर तरह से काम कर रहे हैं। किसने क्या कहा, मुझे लगता है कि ये समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि हम अपनी भावनाओं को, दलगत भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखें। ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विधायक लातेहार श्री बैद्यनाथ राम जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक लातेहार। के आदरणीय विधायक जी बोले, इसके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने स्वीपिंग रिमार्क्स दिया बीजेपी के सांसदों के बारे में कि वो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, कृपया उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। इस तरह का स्वीपिंग रिमार्क नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी एक कॉमन एनिमी है और सही बात एनिमी से हम लोग सब कोई मिलकर के जूझ रहे हैं और सब कोई का ये इस माननीय सांसद आपकी बात को हम लोगों ने नोट कर लिया है और उस विषय को भी हम लोगों ने मार्क कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण जी मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बैद्यनाथ राम लातेहार से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आ रही है विधायक जी, आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण एवं सभी विधायकगण, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि हम सबों की राय ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोविड का प्रभाव पूरे जिले में है, लेकिन लातेहार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मिलकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो गई है
और मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ इलाज में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। लातेहार जिले में महामारी के रोकथाम के लिए हमारे यहाँ 6 डेडिकेटेड कोविड सेंटर और 13 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। अभी तक कुल संक्रमित 160 व्यक्तियों का इलाज हुआ, जिसमें से 16 व्यक्ति उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 44 व्यक्तियों को इलाज के उपरांत होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है और 22 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। अभी जिले में एक आईसीयू बनाया जा रहा है। लातेहार उपायुक्त के प्रयास से ये काफी प्रगति में है और हम समझते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर यह शुरू हो जाएगा और 15 दिनों के अंदर ऑक्सीजन उत्पादन हेतु एसपीए संयंत्र का रिहर्सल भी कर लिया जाएगा। और हमें ये लगता है कि आज की स्थिति में लातेहार में जो व्यवस्था हुई है वो अभी हमारे पास लातेहार जिले में 106 सामान्य बेड है और 62 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है। 13 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 1927 बेड की उपलब्धता है। अपने यहाँ सपोर्टिंग जो चीज होनी चाहिए अभी आज के दिन में वो चीजें हैं, उपलब्ध है और बहुत ही अच्छे तरीके से उपायुक्त की लीडरशिप में यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है जिले में। लेकिन हैंड्स की कमी है, डॉक्टर की काफी कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है। और यहाँ पर एक ध्यान में देना चाहता हूँ, दिलाना चाहता हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अगर हों तो उनसे हमने पहले भी कहा है और आज के दिन में फिर दोहरा रहा हूँ कि लातेहार में जो वर्तमान सीएस हैं वो सक्षम नहीं है कि सीएस के पद का दायित्व निर्वहन कर सके बढ़िया से। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आई है कि हम लोग अगर कुछ कहते हैं तो उन्होंने खुद से कहा है कि विधायक जी यहाँ पर आप किसी दूसरे को जवाबदेही दिला दीजिए, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि सीएस के रूप में काम कर सके, ये तो मुझे जबरदस्ती थोप दिया गया। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो पदाधिकारी खुद से ये कहे कि मुझसे नहीं संभल रहा है, दूसरे व्यक्ति को यहाँ दे दिया जाए पदभार, तो एक आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि अविलंब जो है यहाँ पर एक सीएस परमानेंट हम लोग को दे दें, ताकि टीम अच्छी है। मैं स्वयं उनको बैठा कर बात करके हम लोग कहा कि आपके पास राशि उपलब्ध है, आवश्यक दवाइयां खरीदें, यहाँ तक कि बैंडेज नहीं है, डिस्पोजल सिरिंज नहीं है और वो भी बाहर से लिखा जा रहा है। तो ये बात दुर्भाग्य है। हमने सीएस को कई बार कहा है, बोला हम फंसना नहीं चाहते हैं, फंस जाएंगे, कोई काम करना है, कोई अगर यूज कर जरूरत है तो उसको स्थानीय स्तर पर जो परचेज करने की शक्ति है उनके पास, उसको भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा लोगों को सुविधा देने में हम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है जरूर। ये तो एक कर्तव्यनिष्ठ डीसी का ये ऐसा प्रयास है कि अभी लातेहार में बहुत पिछड़ापन होने के बाद भी यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये चाहेंगे कि यहाँ हैंड्स की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय स्तर पर जो रिटायर्ड 2-3 डॉक्टर हैं उनको भी लगाया जाए, उनके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी राशि के लिए लिखा गया है राज्य को भी, और मात्र यहाँ पर 50 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन और अन्य संस्थानों से बहुत सारी सामग्री यहाँ पर हम लोगों ने जमा किया है। उपायुक्त खुद प्रयास करके और बहुत सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पर बना सके हैं, इसलिए सामान की कोई कमी नहीं है, अपने पास सामान पर्याप्त है, लेकिन हैंड्स की थोड़ी कमी हो रही है। माननीय विधायक जी, थोड़ा रोक करके आपको मैं क्षमा चाहता हूँ। माननीय सभी सदस्यगण, एक बात कुछ लोगों से आ रही है जो कि रिटायर्ड लोगों को रखने की बात, आप लोगों से मेरा ये आग्रह होगा कि अगर आपके जिले में कोई ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जो योगदान देना चाहते हैं, जी जी, तो मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोगों से, माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, माननीय मंत्री हो, वो लोग उनका नाम रिकमेंड करके आप हमें दें, हम लोग उनको तुरंत अपने जिम्मेवारी उनको हम लोग देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, बाकी सब कुछ यहाँ ठीक चल रहा है। इस कोरोना काल में थोड़ी परेशानी गांव के लोगों को हो रही है और वो टीकाकरण के विरुद्ध जा रहे हैं बहुत जगह,
इसलिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। हम लोग अपने स्तर से समझा रहे हैं। और एक चीज जो देखने में आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ गांव में आज भी साप्ताहिक बाजार के दिन अनावश्यक भीड़ हो जा रही है। तो कम से कम ये आपके स्तर से सभी थाना प्रभारी को ये निर्देश कर दिया जाए कि गांव में कम से कम जो साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं उनको अविलंब रोका जाए। मुख्यालयों में तो हम लोगों ने रोक दिया है, प्रखंड मुख्यालय में भी रुक गया है, लेकिन गांव में जो बाजार लगते हैं वहां पर बिल्कुल अनियंत्रित भीड़ जमा होने से इस संक्रमण को और अधिक फैलने का डर है। तो हम ये चाहेंगे जरूर कि आपका एक निर्देश स्पष्ट रूप से जाए थाना प्रभारी को कि वो कम से कम सभी गांव में जो बाजार लगते हैं उन पर निगरानी रखें, और वहां अगर लोग जमा भी होते हैं तो कम से कम दूरी बना के लोग रहें। बहुत ज्यादा अनियंत्रित भीड़ हो रहा है और आज भी जागरूकता के अभाव में लोग घूम रहे हैं, ग्रुप में बैठ रहे हैं, एक जगह जमा होकर लोग खरीदारी कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। तो ये एक भय बना हुआ है कि लोगों में अगर गांव में ये मामला बढ़ा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गांव के लोग आज भी उतने जागरूक नहीं है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये संक्रमण कितना तेजी से बढ़ेगा। तो इसके लिए हम सब लोग को काम करना होगा, लेकिन आपका निर्देश इसमें आवश्यक होगा कि थाना प्रभारी उसको देखें। और हालांकि हमारे यहाँ भी लातेहार जिले में 44 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी अभी सबके प्रयास से बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक चीज अभी क्षेत्र में कई जगह से ये बात आ रही है, बहुत लोग बोले कि ये संकट का समय है और इस समय हम लोगों ने धान बेचा, उसका पैसा अभी तक एक भी किस्त नहीं मिल सका है। तो मेरा आग्रह हुआ कि उसको भी व्यवस्थित करने की कृपा की जाए, थोड़ा संक्षिप्त किया जाए। काफी लोग जी 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 बस विशेष नहीं है, बस जो हैंड्स की कमी थी उसके लिए आपने कहा है तो वो हम लोग नाम भेजेंगे उनकी सहमति लेकर, और धान का भी भुगतान कुछ कुछ करा दिया जाए कम से कम, क्योंकि कोरोना काल में दिक्कत हो रही है। बाकी आपका जो निर्देश हुआ है गांव में काम करने का, ये सब बाकी सब जिले की टीम काम कर रही है और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। और बाकी जैसा निर्देश आपका आएगा हम सब लोग मिलकर उसको पूरा करना चाहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो निर्देश है उसके अनुसार हम लोग बेहतर सेवा दे सके लातेहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई बोलिए माननीय विधायक राजमहल श्री अनंत कुमार ओझा जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक राजमहल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सबसे पहले धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने यह एक सार्थक पहल किया है। सभी दलगत भावना से ऊपर उठ करके इस राज्य, खास करके हम लोग जो अभी संवाद कर रहे हैं संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण के साथ, और इनके साथ स्वयं राज्य शासन के बड़ी अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह एक प्रयास किया है। इसके लिए इनको हृदय से साधु हुआ। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है आनंद भैया? जी 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 जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2-3 सुझाव है। साहेबगंज जिला का जो अभी मुख्य रूप से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल राजमहल अनुमंडल अस्पताल और साहेबगंज सदर अस्पताल, इसमें मुख्य रूप से इलाज चल रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही है, मैं तो खुद प्रभावित हो गया, परिवार सहित प्रभावित हो गया था। लगातार दूरभाष से वहां के लोगों का जो सूचना आ रही है, वह सूचना यह है कि सदर अस्पताल को और व्यवस्थित करने की जरूरत है। हालांकि हमारे यहाँ के जो डीसी हैं, वो डीसी की सक्रियता बढ़ रही है, लेकिन एक टीम स्पिरिट के माध्यम से एक जिला शासन के अधिकारी और मेडिकल के अधिकारी सब मिल करके एक टीम स्पिरिट के साथ जिला सदर अस्पताल और राजमहल कोविड अस्पताल की मैं घटना बता रहा हूं कि एक अभी पत्रकार की पत्नी का देहांत हो गया राजमहल के, और हमने खुद उस परिजन ने भी रेमडेसिविर देने का बात किया। हमने सिविल सर्जन से खुद आग्रह किया, सिविल सर्जन ने फिर वहां के डॉक्टरों से बात किया और उस परिवार को नहीं मिल पाया। अंत में 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया, कल ही उनका देहांत हो गया। ये दुखदायी घटना है। उसी प्रकार से साहेबगंज सदर अस्पताल के अंदर भी नियमित रूप से हंगामा की घटना हो रही है, नियमित हंगामा हो रहा है। स्वयं डीसी 6 बजे सुबह में जा करके और घटनास्थल पर अस्पताल पहुंच रहे हैं, पहुंच करके जाकर कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि इन दो प्रमुख अस्पतालों को व्यवस्थित करने की जरूरत है, चाहे वो दवा की उपलब्धता हो, चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, इस प्रकार के जो भी उपकरण है उसको और व्यवस्थित करने की जरूरत है। दूसरा हमारा सुझाव है कि जो जांच का दायरा आपने अभी हमारे माननीय सांसद जी के सहयोग से जो एक वहाँ RT-PCR लैब का स्थापना हुआ है, आपने उसका उद्घाटन भी, लोकार्पण भी किया है। तो ये जो जांच हो रहा है, इस जांच की गति को बढ़ाना पड़ेगा। आज 3 तारीख को एक व्यक्ति प्रणव घोष ने, मैं ऐसे कई उदाहरण हो सकता है क्योंकि फोन पर ही लोगों के साथ संवाद में है, 3 तारीख को इलाज के लिए कि उन्होंने अपना जांच कराया, उसके पहले भी 2 बार जांच कराया, लेकिन वो जांच रिपोर्ट, उसका सकरी गली का प्रणव नाम है, प्रणव घोष पूरे परिवार का, और उसका जांच रिपोर्ट आज तक नहीं मिला। उपायुक्त से बात हमारी हुई, उन्होंने कहा कि नहीं अब हम लोग जो है 1 दिन के अंदर दे देते हैं रिपोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वास्तव में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग का राज्य शासन के कोई अधिकारी जो उस जिले को जो आपने बनाया होगा, किन्हीं को राज्य से मॉनिटरिंग करने के लिए, और जिला प्रशासन की ओर से भी सदर अस्पताल के लिए किसी को बनाया गया है, लैब के लिए भी बनाया गया है। मुझे लगता है कि उसका थोड़ा प्रॉपर मॉनिटरिंग करना जरूरी है कि ये जांच की गति को बढ़ाया जाए। जांच की गति बढ़ने से ये जो मौत की घटनाएं हैं, कई मौत का तो सूचीबद्ध भी नहीं हो पा रहा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मुझे लगता है कि मेरा सुझाव है कि इसको थोड़ा सा जांच की गति को बढ़ाते हुए, और लैब आपने दिया है तो उस लैब का सही उपयोग करते हुए, कोई टेक्नीशियन अगर नहीं है, क्योंकि राज्य का सबसे सुदूरवर्ती जिला है वो, वहां से रांची आने के लिए ही भी लोगों को सोचना पड़ता है, धनबाद आने के लिए भी सोचना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदर अस्पताल में आवश्यक उपकरण सहित यह जो कोविड का जांच है, उस जांच की गति को बढ़ाना। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए जो NM है, डॉक्टर की संख्या हमारे पास सीमित है, लेकिन पारा मेडिकल कर्मी जो प्रशिक्षित हमारे यहाँ है, जिनका अभी हाल में कुछ लोग का नियुक्ति भी हुआ है, कई लोग नियुक्ति से वंचित हो गए हैं, ऐसे सारे जितने पारा मेडिकल कर्मी है जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उसको नोडल पंचायत दे करके, और उनको उस नोडल पंचायत में चाहे वो जांच का दायरा हो, चाहे दवा का किट हो, मैं एक विशेष काम के लिए आपको साधुवाद जरूर दूंगा कि और रांची आवास में जो मेरा जांच हुआ था सदर अस्पताल से, तो नगड़ी यहाँ लगता है क्लस्टर बना होगा, नगड़ी क्लस्टर से वहां डॉक्टर प्रीति हो, एक मुंडा कोई है, वो भी लगातार फोन करके और दवा है कि नहीं है आपके पास, इस प्रकार के बात दूरभाष का सुझाव होगा कि इसी प्रकार का प्रयास रांची हेडक्वार्टर से ऐसे जो कोविड प्रभावित लोग हैं, या लोग हमारे पास जो डाटा होगा वहां जिला का, उन लोगों से लगातार संवाद करके लोक जागरण का प्रयास इस दिशा में करना चाहिए। जो होम आइसोलेटेड है उनके लिए भी करना चाहिए, जो आपने रांची जिला में यहाँ किया है, शायद लगता है उसी आधार पर, क्योंकि कई बार फोन आया मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के बारे में भी और मेरे बारे में, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा साहेबगंज जिला में भी दायरा को बढ़ाना चाहिए, और जो है यहाँ उसके लिए साधुवाद देते हुए। तीसरा है कि ये जो दवा की उपलब्धता का अभाव वहां दिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने का जरूरत है। हमने भी विधायक निधि से दिया है कुछ राशि, सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, सांसद या लोबिंदा ने भी कहा है, आप भी वहां से हैं, तो मुझे लगता है कि दवा समाज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दवा की थोड़ी और करना चाहिए। और अंतिम सुझाव हमारा है कि ये सब काम करते हुए जो चरण है, क्योंकि अभी तक एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा जो आबादी है साहेबगंज जिला की, लगभग 35, वो इस है वैक्सीनेशन के बारे में जनप्रतिनिधियों का जो सुझाव आया, सर आपके नेटवर्क शायद हैंग कर गया है।
तब तक आगे चलते हैं। और एक मॉडल स्कूल, चूंकि मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जिला प्रशासन और राज्य शासन के अधिकारी भी आपके साथ ये बातों को सुन रहे हैं। तो उधवा में, जोका में और प्रॉपर मोहनपुर पंचायत में ये 2 बड़े भवन हैं, उसको 100 बेड का हम लोग कोविड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में विकसित कर सकते हैं, ताकि बहुत बड़ी आबादी जो बम्बई से हमारे मजदूर भाइयों का जो आने वाला है, बहुत बड़ी जो आबादी आएगी, तो उसमें थोड़ा नियंत्रण करने में सहूलियत होगा। अंतिम आग्रह है कि सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उस कार्यक्रमों को थोड़ा उसका भुगतान तेजी से करने की दिशा में पहल करना चाहिए, क्योंकि समाज का निचला तबका प्रभावित हुआ है और साहेबगंज जिला का लगभग 80% आबादी आच्छादित है। अगर किसी कारण से जिनका राशन जितने गरीब हुआ है कर देना चाहिए, जिनको कोविड काल में के अभाव में वो नहीं ले पा रहे हैं, जानकारी पा रहे हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। सच है तो दिखेगा। सच है तो दिखेगा। में जो भी डॉक्टर हैं सबको डिप्टेशन वो उनको बोले थे कि जिनका डिप्टेशन यहाँ पोस्टिंग है लेकिन डिप्टेशन उनका देवघर है, देवघर करा लिया है, उनको यहाँ वापस कर दिया जाए। करों और मार्गो मुंडा प्रखंड में एक ही डॉक्टर है, उनका भी डिप्टेशन अभी देवघर कर दिया गया। यहाँ एक वेंटिलेटर का सुविधा, 2 वेंटिलेटर था, उसको भी यहाँ से उठा करके देवघर ले गए। मेरा अनुरोध है आपसे और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि इस सब पर थोड़ा ध्यान दें। हम अपना विधायक फंड से एक एम्बुलेंस, एक 100 वाहन भी दिए हैं और जो भी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में उप केंद्र हैं वहां भी स्वास्थ्य सुविधा चालू किया जाए। साथ ही साथ ऑक्सीजन बेड मधुपुर में बढ़ाया जाए। हम भी एक संस्था से बात किए हैं, अमेरिका की संस्था है, एक मेरा साथी यहाँ है कुंदन भगत, उन्होंने लाइनअप किया है, वो भी 2-4 दिन में सामान यहाँ मुहैया कराएंगे। अब यही कह के मैं अपना धन्यवाद। थैंक यू सर। अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विधायक हुसैनाबाद श्री कमलेश कुमार सिंह जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक हुसैनाबाद। जा रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? जी एकदम आ रही है सर। हाँ जी। सबसे पहले यह समीक्षा बैठक का पलामू प्रमंडल और संथाल परगना के सभी लोगों को, सम्मानित सांसदगण, मंत्रीगण और विधायकगण को बुलाने के लिए सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को और झारखंड प्रदेश के पदाधिकारीगण को हार्दिक शुभकामना देते हैं, स्वागत करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सभी माननीय ने अपना विचार भी रखे हैं और कुछ मुद्दा है जो आपको हम पहले भी बोले थे, इसके पहले पूर्व में भी आपने समीक्षा बैठक रखे थे, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं कि सभी का सुझाव आप लेकर ही अपना जिला हो चाहे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी की जो स्थिति है, RT-PCR टेस्टिंग का जो स्थिति है जिला में बहुत खराब है और समय पर जो है जांच का जो रिपोर्ट है वह नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री जी 7 दिन 8 दिन के बाद देता है। उससे होता क्या है मुख्यमंत्री जी कि जो व्यक्ति अगर पॉजिटिव रहता है तो उसके लिए
अगल बगल अपने गांव में लोगों को हुआ, चाहे अपने घर में, उस बीमारी से वो भी ग्रसित हो जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति के लिए हम आपसे ट्रू नेट का भी व्यवस्था करने के लिए हम चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो, जिससे कि तत्काल उससे पता चल जाएगा कि आपको कोरोना से ग्रसित हैं कि नहीं है। अगर आप ग्रसित हैं तो वह व्यक्ति सचेत हो जाएगा। तो इससे मृत्यु दर में भी सही बात है, लोगों ने जो अपनी बातों को रखे, तो मृत्यु दर में भी काफी जो है कमी आ जाएगी अगर तुरंत तत्काल जांच का रिपोर्ट आ जाए। इसके अलावा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति पर कैसे हम लोग अंकुश लगाया जाए। क्या है कि अभी भी अगर जांच अगर वहां तेजी से हो तो बहुत काफी लोग कोरोना पॉजिटिव निकल जाएंगे। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि अनुमंडल का जो अस्पताल है उसको जो है जो भी व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन को, चाहे जो है वहां पर आईसीयू बेड का है, चाहे दवा का हो, तो हम लोग को जो जिला में ज्यादा लोग आने के लिए कोशिश करते हैं, रांची आने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम लोग को इससे सहूलियत होगा कि जो है ग्रामीण क्षेत्र का जो लोग हैं उसका जो है व्यवस्था अपना जो है अनुमंडल में ही हो सके। और रेगुलेटर की भारी कमी है माननीय मुख्यमंत्री जी। ऑक्सीजन अभी के मात्रा में काफी उपलब्ध आपने किए हैं, हर जिला को भेज भी रहे हैं, और लेकिन रेगुलेटर के कमी के चलते काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है मरीज लोग को। और अभी का जो स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी, थर्ड फेज का जो अभी जो सुनने में आ रहा है, और खास कर बच्चों लोग के लिए यह बहुत ही शोचनीय विषय है। मान लीजिए कि बच्चे लोग में अगर इस तरीका से बढ़ जाए तो सभी की स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। और हम आपसे एक चीज और आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि पूरे झारखंड में 260 ब्लॉक हैं। अगर हर ब्लॉक में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाए तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने में ज्यादा कीमत भी नहीं लगेगी, 1 करोड़ रुपया लगभग लगेगा। और अगर आप इसको जो है आगे की स्थिति को भी देखते हुए जो थर्ड डेट की स्थिति है, अगर हम लोग यह 260 ब्लॉक में इसकी व्यवस्था कर दिया जाएगा तो इस सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा हमारे प्रदेश में, हमारे जिला में। ये इसकी सब कहकर हम आपसे एक बात और कहेंगे मुख्यमंत्री जी कि हम माननीय आलमगीर आलम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईद के पर्व पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए। उनका विचार को सुनकर हमको यह जरूर महसूस हुआ कि ऐसा ही हम ही बाकी धर्मों के लिए भी हम लोगों को भी दायित्व होता है कि हम सभी लोगों को आग्रह करें कि ऐसा व्यवस्था करें जिससे लोगों में इस बीमारी का और भी ज्यादा व्यापक पैमाने पर इसका ज्यादा विस्तार न हो। तो ऐसे आपका काम सराहनीय है। और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पलामू डिस्ट्रिक्ट के, पलामू जिला के प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विकट घड़ी में अपना पूर्ण सहयोग किए। जितना हो सकता है अपने रात दिन एक करके अपना जो है मेहनत करके लोगों के जान बचाने में अपना जो भी है ताकत लगाए। लास्ट में हम आपका समय ज्यादा न लेते हुए एक बात जरूर कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगर लगा सके तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। इसके लिए अगर नहीं हो सकता है तो उतने ही बेड, जितना बेड है उसके अस्पताल में उसके 1.5 गुना जो है कंसंट्रेटर जो है खरीद कर उसमें लगवा दिया जाए, जिससे कि लोगों को जो है परेशानियों का सामना न करना पड़े। पुनः हम आपको बराबर सभी लोगों की राय लेने के लिए, और यह समय चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और हम लोग आपके नेतृत्व में, आपके कथनानुसार हम लोग सभी लोग चलने को तैयार हैं। और आने वाले दिनों थर्ड फेज में सभी लोग इससे रक्षा किया जाए। आपसे यही कहकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हर क्षेत्र के विधायक सांसद से अपना सुझाव पूछे हैं
और उसी के अनुसार अपना कार्रवाई करने का पहल किए हैं। इसके लिए हम झारखंड सरकार के सभी लोग को, पदाधिकारीगण और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री नलिन सोरेन जी, माननीय विधायक। नहीं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विधायक सारक श्री रणधीर कुमार सिंह जी से कि वे अपने विचार रखें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। और आज के इस समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। हमारी आवाज जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी? जी एकदम क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में कोविड की इस लड़ाई में जो सफलता इस राज्य को मिल रही है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। काफी सराहनीय प्रयास आपके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। आज के इस समीक्षात्मक बैठक में कि बहुत ही सराहनीय प्रयास हम लोग को बोलने का मौका मिला है। और पिछली बार भी जब कोविड की लहर आई थी 2020 में, उसमें भी आपने सभी माननीय विधायक और सांसद को आपने समीक्षात्मक के लिए बोलने का मौका दिया था। इस बार भी आपने दिया है। कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य विभाग के सचिव, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग से भी बैठे हुए हैं, वहां पे मैं देख रहा हूं, तो कुछ ध्यान देंगे हमारी बातों को। कोरोना के जो शहरी क्षेत्र में जो कोरोना का ग्राफ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, जा रहे हैं। ग्रामीणों में कोविड की लड़ाई में हमेशा इसे जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है, वो निभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो देख रहे हैं गांव में, जो आज ठीक है टाइफाइड बीमारी है, टाइफाइड बुखार है, नो डाउट, लेकिन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जब किन्हीं को बुखार, सर्दी, खांसी होती है तो वो जांच नहीं कराना चाह रहे हैं। उसमें से जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, टाइफाइड है तो ढोला छाप डॉक्टर से इलाज करा के वो ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन अगर उसी में टाइफाइड में से टाइफाइड नहीं है, कोविड अगर है, कोविड का बुखार था, उसमें से कुछ लोग जो इम्यूनिटी को बोले काम देने किसी से हरा देते हैं, कोविड को ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाकी जिनकी प्रॉब्लम होती है, वो ऑक्सीजन का जब प्रॉब्लम, जमीन का एलपीसी देना। आपकी सर आवाज नहीं आ रही है, लगता है आपका सिस्टम म्यूट हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कट जा रहा है। हेलो, हाँ जी अब आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आवाज आ रही है? आ रही है रणधीर भाई। मैं बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 3 बजे भोर से लेके अभी 1 घंटा पहले तक मेरे क्षेत्र में 3 ऑक्सीजन के लगाने के बाद भी उसकी मौत हुई। मौत का कारण यही था कि उन लोगों ने कोविड का जांच नहीं कराया ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो ऑक्सीजन का जब प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में उनको लाए और उनकी मौत हो गई ऑक्सीजन को देने के बाद भी, क्योंकि संक्रमण काफी बढ़ जाता है। तो आज जो जांच हो रहे हैं, उसको जांच की बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले दिनों में बता रहा हूँ, एक पंचायत में हमने जांच करवाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को दबाव देके, तो एंटीजन किट से वहां जांच हुई, तो वहां पे लगभग 150 जांच कराया, इसमें से 35 लोग संक्रमित मिले। तो जो संक्रमित हो रहे हैं वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं होम आइसोलेशन में, लेकिन जिनकी स्थिति खराब हो जाती है उनकी मौत हो जाती है। तो आज जांच की आवश्यकता है बढ़ाने की, और जो आरटीपीसीआर जांच हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट काफी डिले आ रहा है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हुई है, हमारे यहाँ देवघर जिला के उपायुक्त ने काफी मेहनत करके और कुछ ऑक्सीजन का सिलेंडर हम लोग को उपलब्ध कराया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। उसमें रेगुलेटर में कुछ कमी है। देवघर जिला के सिविल सर्जन को जब हम लोग फोन लगाते हैं तो एक कभी तो फोन उठाते नहीं है। फोन उठाने के बाद इतना वो लेक्चर देते हैं कि कीड़े मकोड़े तक कीड़ा मकोड़ा का आदमी मर जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरह से नकारात्मक बातें करते हैं। और अब तो फोन भी नहीं उठाते, एक फोन को उन्होंने जो है कॉल डाइवर्ट कर दिया है। ये हालत है, ये देवघर जिला के सिविल सर्जन की भी हालत है और जामताड़ा सिविल सर्जन की भी हालत है। इसीलिए इस पर इमीडिएट पहल करने की माननीय मुख्यमंत्री जी आवश्यकता है, ताकि सिविल सर्जन ही जब इतना नकारात्मक रहेगा तो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हम कैसे बात कर सकते हैं।
तो आज जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है, वहां पे सिविल सर्जन का विजिट भी नहीं होता, एक बार भी विजिट अभी तक नहीं हुआ किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। हम लोग जनप्रतिनिधि जाते हैं, माननीय मंत्री जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं कहीं पे। जिला के उपायुक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं, देखो जिला के उपायुक्त काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो सिविल सर्जन है वो यहाँ पे एक बखेड़ा खड़ा करके राजनीति करके यहाँ पर जो है सो पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था को गड़बड़ाए हुए हैं। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी डीएमएफटी फंड से मैं जिला के उपायुक्त ने आपके निर्देशानुसार 100 बेड में सदर अस्पताल देखो और पुराने और नए सदर अस्पताल में उन्होंने जो है सो आदेश दिया है ऑक्सीजन प्लांट लगाकर वो पाइपलाइनिंग का व्यवस्था करने के लिए। और हम लोगों ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारठ पालजू में भी वो व्यवस्था कराएंगे, उन्होंने स्वस्थ किया कि वो हम लोग करेंगे उसको, धीरे धीरे 5-6 लाख रुपया का खर्चा लगेगा उसमें। लेकिन स्थिति यह है कि अभी जो माँ ललिता अस्पताल जो है वहाँ पे वेंटिलेटर में जो टेक्नीशियन नहीं था, वो उपायुक्त ने प्रयास के मंगाया है, उसको अभी आज 5 बढ़ रहे हैं वो वहाँ पे संख्या, और लगातार आपके द्वारा जो मॉनिटरिंग हो रही है काफी सुधार हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा आग्रह होगा आपसे कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए और ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता हम लोग फैलाने के लिए पूरा हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ग्रामीणों को लगातार संपर्क करने के लिए आप जांच कराओ। अगर टाइफाइड है तो टाइफाइड का दवाई चलेगा, अगर टाइफाइड नहीं है, कोरोना कोविड है तो कोविड का तुम ज्यादा दवाई चलाओगे, लेकिन कोविड जो टाइफाइड के नाम पर वो जांच नहीं करा रहे, इसके चलते ज्यादा मौत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र को स्थिति थोड़ा भयावह हो रही है। मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग को संभालने की आवश्यकता है। गांव कोरोना गांव की ओर घुस चुका है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, इतना ही मैं करते हुए पुनः एक बार धन्यवाद। आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जितना भी हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते जो सारी ताकत हम लोग भी लगाए हैं क्षेत्र में, आपका हमेशा वहां से जो जैसा निर्देश होगा, स्वास्थ्य विभाग के भी सभी अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन देवघर के सिविल सर्जन और जमरा के सिविल सर्जन को इमीडिएट 1 भी घंटा देरी किए हुए आप उनको बदलें, किसी को भी अच्छे डॉक्टर को प्रभाव दे दें ताकि यहाँ की व्यवस्था में सुधार हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा श्री दिनेश विलियम मरांडी जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा। आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। इस जूम मीटिंग के द्वारा मौजूद झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष और मौजूद तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायक और सांसद साथीगण, आप सभी को मेरा जोहार। मुख्यमंत्री जी, हमारे जिला में अभी तक ये बॉर्डर इलाका है जो बंगाल से सटा हुआ है। यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन के द्वारा मौजूद तमाम पदाधिकारीगण, ये पहली बार है कि यहाँ के पदाधिकारीगण अपने आप को अफसर नहीं समझ करके सरकारी कर्मचारी समझ करके काम कर रहे हैं। बहुत सराहनीय काम है। यहाँ पर अभी तक रिंची हॉस्पिटल में कोविड सेंटर बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी, एक निवेदन रहेगा कि लिट्टीपाड़ा प्रखंड हिरणपुर प्रखंड का एक मोहनपुर गांव में एक बिल्डिंग बना हुआ है, कॉलेज का बिल्डिंग है। मुख्यमंत्री जी, आने वाला समय में अगर ये रोग अगर भयावह रूप लेती है तो वो रोड से सटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, उसको हम लोग आने वाला समय में आप अगर इंस्ट्रक्शन दे दे यहाँ के सरकारी पदाधिकारीगण लोग को कि उस कॉलेज को हम लोग कोविड सेंटर के लिए जो मरीज आएंगे उनको वहां पर रखा जा सकता है। और जैसे कि देश के तमाम साइंटिस्ट लोग ये बोल रहे हैं और जैसे सुनने में आ रहा है कि आने वाला अगर 3rd वेव आता है कोरोना वायरस का, तो इसमें ज्यादा प्रभावित हमारे बच्चे होंगे जो हमारे देश के भविष्य है। मुख्यमंत्री जी, तो आने वाले समय के लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर पीडियाट्रिक सेंटर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट का व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य है इसको हम लोग सुरक्षित रख सके। और हमारे बॉर्डर में लगभग 8 जो बॉर्डर एरिया है उसको सील किया गया है और वहां पर लगातार टेस्टिंग चल रहा है। मुख्यमंत्री, एक निवेदन रहेगा आपसे
कि एक बढ़ता है दुमका और साहेबगंज को लेते हुए। आने वाला समय में अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो वो तो कुछ बोल नहीं पाएंगे कि हमको क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड स्पेशलिस्ट और प्लस एक ऑक्सीजन प्लांट का निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी कि हमारे पाकुड़ जिला में कर दिया जाए। और ऑक्सीजन हमारे लिट्टीपड़ा में एक रिंची हॉस्पिटल है मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने का काम हमने आपके मार्फत यहाँ पर जो उपायुक्त जी हैं उनको बोला गया है, उपायुक्त को, कि यहाँ पर ऑक्सीजन पाइप यहाँ लगवाने के लिए, क्योंकि ये कोविड सेंटर है, ज्यादा से ज्यादा मरीज आते हैं और यहाँ पर स्थिति अभी ठीक है लेकिन डॉक्टर का कुछ कमी है। आने वाले समय में एक निवेदन रहेगा कि डॉक्टर का कुछ व्यवस्था किया जाए मुख्यमंत्री जी। बाकी सब यहाँ और हम लोग का जैसे गांव देहात में थोड़ा जानकारी का अभाव है, लोगों के बीच में एक दुष्प्रचार किया गया है कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने क्षेत्र भाषा में और हिंदी में भी एक वीडियो बना करके तमाम लोगों के बीच में प्रचार भी किया गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वैक्सीन ले। बाकी सब मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से जितने कम संसाधन में आप पूरे झारखंड को, अभी तक दूसरा साल होने चला कोविड का, जब से सरकार बना है हम लोग कोविड के दायरे में चल रहे हैं, जितना कम संसाधन में आपने इस बीमारी को कंट्रोल किया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो पूरे देश में आपकी सराहना हो रही है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जी और एक है कि यहाँ पर वेंटिलेटर है, एक टेक्नीशियन है मुख्यमंत्री जी, लेकिन आने वाले समय में अभी वेंटिलेटर का किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, किसी को ऐसा आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में अगर थर्ड वेव आती है तो उस परिस्थिति पे यहाँ पर एक टेक्नीशियन का जरूरी है जो वेंटिलेटर को हैंडल कर सके। इतना ही कहता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर। आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक भवनाथपुर श्री भानु प्रताप शाही जी को कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक भवनाथपुर। मुख्यमंत्री जी आपको प्रणाम। सभी माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सबको मेरा प्रणाम। काफी महत्वपूर्ण बैठक आपने बुलाई और मैं समझता हूं कि ये आपका बैठक मील का पत्थर साबित होगा इस लड़ाई में, और इसकी आवश्यकता भी हम लोग महसूस कर रहे थे कि एक बैठक हो जिसमें हम लोग भी अपनी राय को दें, लेकिन आपने एक अच्छी पहल की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए जो रांची का परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे तो आज अखबार में भी निकला है कि कोविड में झारखंड की जो स्थिति है वो डेथ रेट हम लोगों के यहाँ ज्यादा है। ये एक चिंता का विषय मुझे लगता है कि आपके मन में भी होगा, हम लोग सारे लोगों के मन में है जितने जनप्रतिनिधि हैं। इस डेथ रेट को कैसे कम किया जाए, ये सबसे चिंता का विषय है और दो पार्ट में हम लोगों को काम करने की जरूरत है। एक तो जो कोविड से लोग आच्छादित हो रहे हैं उनके उसमें चले जा रहे हैं, एक वो पार्ट है। दूसरा पार्ट है इससे बचाने के लिए जो वैक्सीनेशन का चल रहा है, उस पार्ट में भी हम लोगों को काम को बढ़ाने की जरूरत है। तो पहले पार्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्रमंडल के हमारे 5 प्रमंडल है प्रदेश में, इन 5 प्रमंडल के जो मुख्यालय हैं, इन मुख्यालय में कम से कम 500 बेड ऑक्सीजन युक्त अस्पताल को सुसज्जित करने की आवश्यकता है। और जितने जिला मुख्यालय हमारे हैं, उन जिला मुख्यालय में मेरा सुझाव होगा कि कम से कम 200 बेड, कैसे ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोग वहां दे सकते हैं, ये हम लोगों को थोड़ी प्राथमिकता देनी होगी। तीसरे फेज में जो अनुमंडल हमारा है, हम हर सीएचसी पर तो नहीं कर सकते हैं, मैं स्थिति को समझ सकता हूं कि इतनी जल्दी सारी व्यवस्थाएं संभव नहीं है, लेकिन जो अनुमंडल है हमारे, उन अनुमंडल पर कैसे 50 बेड कम से कम हम लोग ऑक्सीजन युक्त कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को ये
बात को आगे बढ़ाना चाहिए, इस काम को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जैसे ग्रामीण क्षेत्र से लोग निकल रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पीएचसी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो सीएचसी हैं, वहां लोग पहुंच रहे हैं, वहां कोविड का प्राइमरी इलाज भी नहीं हो पा रहा है और वो अनुमंडल और जिला अस्पताल तक जाने में कहीं कहीं रास्ते में उनकी दम टूट जा रही है। तो एक आग्रह होगा कि कम से कम 4-5 बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था जैसे भी हो, कम से कम सीएचसी लेवल पर करने की आवश्यकता जरूर कोशिश किया जाए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम लोग मजबूत करेंगे तो थर्ड फेज जो संभावित है उसके लिए भी हम लोग लड़ाई को लड़ सकते हैं। और एक जनता को हम लोग ये बता भी सकते हैं कि आप यहाँ के बाद तब आप रांची जाएं। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा भी अगर किसी को कोई तकलीफ हो रहा है तो सीधे रांची रेफर हो रहा है, और रांची की जो हालत है वो आपसे, हमसे, सारे पूरे प्रदेश के लोगों से छुपी हुई नहीं। तो मेरा आग्रह होगा कि नीचे लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और सीएचसी के सेंटर को हम लोगों को मजबूत करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऑक्सीजन तो आपके द्वारा थोड़ा फ्लो बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी गढ़वा जिला में ऑक्सीजन का फ्लो थोड़ा कम है। अभी ऑक्सीजन के लिए एक माननीय सांसद और प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में एक प्लांट लगा है, जिससे कुछ राहत तो है, लेकिन जो हमारे पीएचसी और अनुमंडल अस्पताल है वहां आज भी सिलेंडर के माध्यम से जा रहा है, और सिलेंडर हम लोगों का यहाँ भराने के लिए रामगढ़ आना पड़ रहा है। रामगढ़ से सिलेंडर भरा करके तब गढ़वा जा रहा है, तो आप दूरी समझ सकते हैं कि लगभग 300-350 किलोमीटर की दूरी पड़ जा रही है। तो इसमें काफी लोगों को कठिनाई हो रही है। तो मेरा आग्रह ये होगा कि पलामू प्रमंडल के लिए कैसे सिलेंडर वहां भरा जा सके और कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए, इसको थोड़ा अपने हिसाब से उसको देखने का कष्ट किया जाए। और एक सबसे बड़ा कमी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को देखने सुनने में आ रहा है, रेगुलेटर का काफी अभाव है। जहां सिलेंडर है भी तो रेगुलेटर नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मार्केट में भी हम लोग खुद परचेज करना चाह रहे थे, मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। इसको चाहे जैसे भी हो, डीजीएसडी रेट पर लेना हो या अलग हट करके आप लोगों को लेना हो, जैसे भी हो, रेगुलेटर हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराने का अविलंब प्राथमिकता के आधार पर सारा काम छोड़ करके कष्ट किया जाए, यह हमारा आपसे आग्रह है। गढ़वा जिला के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि नीति आयोग के द्वारा 5 करोड़ रुपया वहां आवंटित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। काम भी वहां हुए हैं, लेकिन सारा अधिक पैसा जो है वो जिला मुख्यालय के जो सदर अस्पताल है वही खर्च किए गए हैं। हम लोगों का ये राय था, अगर माननीय सांसद, माननीय विधायकों से राय ली जाती तो निश्चित तौर पर ये हम लोग कहते कि जिला मुख्यालय को तो व्यवस्थित करना आवश्यक है, लेकिन थोड़ा अनुमंडल के 3 हमारे अनुमंडल है, रंका, गढ़वा और नगर उटारी, इन 3 अनुमंडल के मुख्यालय में भी जो हमारे रेफरल अस्पताल है या सीएचसी है उसमें भी उनका आवंटन थोड़ा होना चाहिए था, ताकि वहां भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता। लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर थोड़ा काम नहीं किया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि जो राशि आई है कम से कम तीनों अनुमंडल के जनसंख्या के अनुपात में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ताकि तीनों जगह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने काफी पहल किया है, लेकिन जब अभी ग्राफ आपके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिखाया जा रहा था तो ये बताया गया कि पहला फेज में 2,61,000 के आसपास वैक्सीन लगा पलामू प्रमंडल में, और दूसरा फेज में मात्र 24,000 के आसपास ही लगा है। तो ये काफी दुखदाई है कि दूसरे फेज में जो सेकंड डोज है उसमें लोग नहीं टर्न अप हो रहे हैं। क्या कारण है? कारण अंधविश्वास भी है, कारण अफवाह भी है। अंधविश्वास, अफवाह पर कैसे हम लोग काबू पाएं, इसके लिए हम लोगों को निश्चित तौर पर कोशिश करने की जरूरत है। 2 कम्युनिटी में 2 तरह का कंफ्यूजन है अध्यक्ष, ये मुख्यमंत्री जी, इसलिए हम इस बात को खुल करके कहना चाहते हैं कि सभी माननीय मंत्री और आप स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, सभी माननीय विधायक और हम लोगों के स्पीकर साहब भी हैं, जो हमारे मुस्लिम वर्ग हैं वहां उन लोगों को ये समझाया जा रहा है कि इस इंजेक्शन के लेने के बाद नपुंसक हो जा रहे हैं लोग, और हिंदू वर्ग में ये समझाया जा रहा है कि लेने के बाद क्या नाम है, मृत्यु हो जा रही है। तो दोनों कम्युनिटी में जो ये कंफ्यूजन है माननीय मुख्यमंत्री जी,
इसको हम लोगों को दूर करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं। तभी जाकर के वैक्सीनेशन रेट को हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी दवा कोविड के लिए नहीं बन पाया है। वैक्सीनेशन ही इसका एक उपाय है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, और वैक्सीनेशन के लिए हम चाहते हैं कि पंचायत स्तर पर इसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाए, जिसमें हमारा राय है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, 2 नर्स हो, एक मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करने वाला व्यक्ति हो, एक कोऑर्डिनेटर हो। कम से कम 5 लोगों का एक टीम प्रत्येक पंचायत में गठित किया जाए जो वैक्सीनेशन का काम करे। और ये वैक्सीनेशन हम लोग पंचायत स्तर पर अगर ऐसा 5 लोगों का टीम गठित करके करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन का रेट ऊपर आएगा, हाई होगा, और अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन कराने का काम करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 5 लोग स्वास्थ्य विभाग से तो नहीं हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी कमजोर है और इतना जल्दी व्यवस्थित हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से इलेक्शन के समय में विभिन्न विभागों से सारे लोगों को लेकर के हम लोग काम लेते हैं, मैं आपसे आग्रह यही करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि चाहे डाटा ऑपरेटर हो, आप ब्लॉक से उठा लीजिए, आप पंचायत के मनरेगा कर्मी से उठा लीजिए, उसी तरह से जो रजिस्टर मेंटेन करने वाले लोग हों, किसी रोजगार सेवक को रख लीजिए, किसी पंचायत सेवक को रख लीजिए, कोऑर्डिनेटर जो है किसी ब्लॉक अंचल के कर्मचारी हमारे हो सकते हैं। केवल नर्स प्रति पंचायत 2-2, 1-1 तो है ही, 1-1 और अगर हम लोग आउटसोर्स से या जैसे भी हो कर लेंगे तो हम लोगों का जैसे ही वैक्सीनेशन है उसको हम लोग बढ़ा पाएंगे। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि अभी हम लोग 45 साल के ऊपर वाले लोग को कर रहे हैं, अभी 18 साल वाले तो शुरू ही नहीं किए। जैसे ही 18 साल का माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग शुरू करेंगे तो एक पंचायत के आसपास लगभग 5000 जनसंख्या होता है, तो 4000 के आसपास 18 साल से ऊपर वाले लोग आ जाएंगे। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत स्तर पर मजबूत नहीं रहेगा तो वैक्सीनेशन हमारा कम हो पाएगा और उसका असर आपके ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पंचायत स्तर पर 5 मैन पावर को एक कमेटी बनाई जाए, उसको आउटसोर्स किया जाए या जैसे भी हो उसको देख लिया जाए और उसको वैक्सीनेशन में लगाया जाए। ये मेरा सुझाव और सलाह आपसे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक आग्रह और करूंगा, पैसे की कमी नहीं है, जैसे माननीय सांसद जी ने भी बताया, 2-3 हेड हैं आपके यहाँ। एक डिजिटल एक्सरे है,